हेलो एंड आप सभी का अनअकैडमी के लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम चैनल पर स्वागत है फ्रेंड्स। जैसा कि हमारे आर्ट एंड कल्चर की जो मैराथन सेशन कवर कर रहे हैं, तो इस मैराथन सेशन में आज के हमारे जो टॉपिक है उस टॉपिक में आज देखिए कि राजस्थान की भाषा एवं बोलियां, इस टॉपिक को कवर करेंगे। लेकिन भाषा एवं बोलियां इसके साथ आज के क्लास की इस टॉपिक में हमारे देखिए राजस्थान के जो लोक संगीत है, लोक संगीत में क्या क्या कवर करेंगे। राजस्थान के कौन कौन से लोक गीत हैं, राजस्थान के कौन कौन से लोक वाद्य है, राजस्थान के कौन कौन से लोक गायन की जो है शैलियां है, उसे कवर करेंगे। इसके साथ साथ राजस्थान के कौन कौन सी लोक गायन गाने वाली जातियां हैं, उन्हें कवर करेंगे। और राजस्थान में लोक संगीत के कौन कौन से घराने हैं, इन सबको आज की हमारी इस मैराथन की क्लास में कवर करेंगे। आप सभी का स्वागत है लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम चैनल पर। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर जरूर करें। देखिए यहाँ पर आपको एक चीज बताऊं कि आप अपने फोन में जो गूगल प्ले स्टोर है, इस गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप को जरूर डाउनलोड करें। जब इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, कौन सी अनअकैडमी लर्निंग ऐप, तो आपको वहां पर डेली लाइव क्लासेज, स्ट्रक्चर कोर्स, लाइव टेस्ट, क्विज और अनलिमिटेड एक्सेस आपके लिए है। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए कि यहाँ पर अनअकैडमी पर आपका जो आरपीएससी का सब्सक्रिप्शन होगा, उस आरपीएससी के सब्सक्रिप्शन में कंप्लीट आपकी आरएस प्री और मेंस की जो है प्रिपरेशन करवाई जाएगी। कंप्लीट आरएस प्री एंड मेंस की प्रिपरेशन, जिसमें क्लास के बाद जो है हिंदी एंड इंग्लिश में, ठीक है, हिंदी एंड इंग्लिश में जो है आपको पीडीएफ अवेलेबल रहेगी। इसके साथ साथ में इसमें सभी टीचर्स की क्लासेस अवेलेबल रहेगी। ऑल टीचर्स क्लासेस, सभी टीचर्स की क्लासेस, आप क्लासेस बुक को कभी भी देख सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, अपने समय के अनुसार। जो पहले क्लासेस हो गई है वो रिकॉर्डेड अवेलेबल रहेगी। तो ये सारी फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है, जिसमें 1 साल के कोर्स की फीस है ओनली 7,000 रुपीज और 2 साल के कोर्स की फीस है 8,400 रुपए। लेकिन रेफरल कोड में आप पुरोहित 10 कोड PUROHIT10, इस कोड को यूज कर इस फीस में आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर ये अप्लाई करोगे। तो देखिए 1 साल की 7,000 की फीस आपकी हो जाएगी 6,300 रुपए की, और 2 साल की 8,400 रुपए की फीस हो जाएगी 7,560 रुपए की। तो इस पुरोहित 10 कोड में सभी टीचर्स की क्लासेस हैं, सब कुछ इंक्लूडेड है। चलिए आज की हमारी इस क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजस्थान की भाषा और बोलियां, और राजस्थान की भाषा और बोलियों में क्या क्या पढ़ने वाले। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कैसे मानी जाती है, भाषा उत्पत्ति के सिद्धांत कौन से हैं, उसका विकास क्रम कैसा है, किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, किन विद्वानों ने वर्गीकरण किया है, कौन सी बोलियां हैं, और फिर राजस्थान की लिपियां। ठीक है, इन सबको कवर करेंगे। सबसे पहले देखो सवाल कौन से आए हैं और किस तरीके से आते हैं इस टॉपिक में। ज्यादातर आप सवाल देखोगे तो ज्यादातर सवाल जो आए हैं वो बोलियों से सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए हमारा ज्यादा फोकस जो रहेगा वो बोलियों में। बोलियों में कैसे, कौन कौन सी उपबोली है और कौन सी बोली कौन से क्षेत्र में बोली जाती है। जैसे देखिए ग्राम सेवक परीक्षा 2016 में सवाल पूछा गया कि निबाड़ी और रांगंडी जो ये बोली है वो कौन से क्षेत्र में बोली जाती है। तो जैसे सबको पता है कि मालवी क्षेत्र में बोली जाती है। यानी कि सवाल को समझिए, उत्तर नहीं, कि ये जो सवाल पूछा गया है ये बोली का क्षेत्र के साथ संबंध है। आरएस प्री 2012 में सवाल आया, ये भी देखिए बोली का जो है क्षेत्र के साथ संबंध है। फिर बोलियों की कुछ विशेषताओं से भी सवाल पूछे गए, जैसे पटवारी परीक्षा 2011 में कि कौन सी बोली को किस उपनाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, जैसे भीलों की बोली, भीली बोली जो है, वागड़ी को भीली बोली भी कहा जाता है। तो कुछ ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, तो एक एक कर इनकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति। एक्चुअल में राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति, राजस्थान के क्षेत्र में हम भाषा तो लंबे समय से बोल रहे हैं, लेकिन इस भाषा के लिए ये राजस्थान नाम का शब्द कैसे आया, और इस राजस्थानी भाषा में भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जो बोलियां बोली जाती है उसकी पहचान कैसे हुई। सबसे पहले देखिए हर एक भाषा की उत्पत्ति किसी ना किसी लिपि, किसी ना किसी राजवंश, किसी ना किसी समय से जुड़ी हुई है। तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति का संबंध जो है वो सौर सैनी के गुर्जर अपभ्रंश से माना जाता है। सौर सैनी के गुर्जर अपभ्रंश, ये क्या होता है, अगर आप देखोगे तो वैदिक काल में जो ऋग्वेदिक काल है, ऋग्वेदिक काल के समय आर्य आमतौर पर माना जाता है कि मध्य एशिया से भारत में आए थे। हालांकि उनके आगमन को लेकर कई मत हैं,
लेकिन मोटे रूप में जाता है कि मोटे रूप में कहा जाता है कि मध्य एशिया से वो आए थे। आर्य जब आए तो आर्य में देखिए कि आर्य जब आए तो आर्य में जो ब्राह्मण वर्ग था, या कहेंगे कि जो राजसी वंश था, इनकी आमतौर पर बोली थी संस्कृत। कौन सी थी? संस्कृत। और जो साधारण लोग जो थे, उनकी वहां की साधारण लोग थे, उनकी बोली जो थी या उनकी भाषा जो थी वो पाली। पाली, ठीक है, एक बहुत पुरानी भाषा है जो आमतौर पर लोगों से जुड़ी हुई है। जैसे हमारे गांव में जैसे भाषा बोलते हैं तो वो लोगों की भाषा है। जैसे गांव में ब्राह्मण पहले जो बात बोलते थे वो संस्कृत में जो है बातचीत होती थी उनकी, ठीक है। आप प्राचीन काल पूरा देखिए, अधिकतर साहित्य जो है वो संस्कृत में लिखा गया था। तो लोगों की भाषा थी वो पाली। पाली थी। इस पाली के भी अलग अलग भेद थे। जैसे आप देखिए कि उत्तर प्रदेश वाले रीजन में अलग पाली बोली जाती थी, उस समय की बात कर रहे हैं, ठीक है। दक्षिण भारत में अलग प्रकार की पाली जो आमतौर पर लोगों की भाषा थी। बिहार के रीजन में अलग, राजस्थान के रीजन में अलग। तो उसमें आप देखिए कि पाली के भी अलग अलग भाग है। जैसे एक है शोरसेन प्राकृत, ठीक है, शोरसेनी प्राकृत। ये क्या है कि आमतौर पर राजस्थान और जो गुजरात क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो आम साधारण भाषा के जो लोग बोलते थे वो पाली की कौन से शोरसेनी प्राकृत जो है उसको बोलते थे। इसके भी अपभ्रंश है। अपभ्रंश मतलब कि पाली, अब देखिए शोरसेनी राजस्थान और गुजरात में मोटे रूप में बोली जाती है। शोरसेनी मुख्य रूप से जो है यूपी में भी बोली जाती है थोड़ी बहुत, प्राकृत जो भाषा थी। इसमें जो गुर्जरी अपभ्रंश था, इस गुर्जरी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा का उद्भव माना जाता है, या मारवाड़ी जो राजस्थान की प्राचीन भाषा मानी जाती है मुख्य रूप से, उसे माना जाता है। तो पहले बात तो देखिए कि गुर्जरी अपभ्रंश कौन से? शोरसेनी प्राकृत का गुर्जरी अपभ्रंश, ठीक है, शोरसेनी प्राकृत का गुर्जरी अपभ्रंश। और ये आर्य से इनका जुड़ाव है इस भाषा का, ठीक है। यानी कि आर्य जो है, आर्य से हमारी इस भाषा का उत्पत्ति हुई है। आर्य में जो साधारण लोग बोलते थे वो पाली थी। पाली का शोरसेनी प्राकृत था, और शोरसेनी प्राकृत का जो गुर्जरी अपभ्रंश था, इस गुर्जरी अपभ्रंश से राजस्थानी या मारवाड़ी भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है। पहली बात तो ये। अब हम बोलते थे, भाषा बोलते थे। अब आज भी जैसे हम हमारे अपने क्षेत्रों में जाए तो लोग भाषा तो बोलते हैं, लेकिन नाम नहीं पता है आमतौर पर। जैसे कौन सी भाषा, मोटे रूप में कहेंगे ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी में कौन सी देवड़ावाड़ी है कि सॉरी ये तोड़ावाटी है कि राजावाटी है, तो आमतौर पर लोगों को पता नहीं होता, फिर हमें उनका एक नाम रखते हैं, ठीक है। तो देखिए राजस्थान के क्षेत्र में जो ये भाषा बोली जाती थी, तो इस संबंध में जालोर के एक कवि है कुवलेमाल उद्योतन सूरी। जालोर के एक कवि है उद्योतन सूरी, जो जालोर दुर्ग में है और वस्त्रराज के दरबार में, ठीक है। किनके दरबार में है? वस्त्रराज के दरबार में है। तो इन्होंने देखिए इनकी पुस्तक है कुवले माला, ये और राजस्थान का जो प्राचीन साहित्य है वो जैन साहित्य है। कुवले माला में लिखा कि मैं जिस क्षेत्र में रहता हूं वहां के आसपास के लोग जो भाषा बोलते हैं उसका नाम क्या है? मरु भाषा है। किसी ने अभी ये नहीं कहा है कि राजस्थानी भाषा बोलते हैं, ये शब्द नहीं आया है, ठीक है ना, ये शब्द का खेल है। तो मरु भाषा बोलते हैं। इसी पुस्तक में आप देखिए कि भारत में हूणों के आक्रमण का उल्लेख भी है। वो कहता है कि किस प्रकार से जो है हूणों का आक्रमण भारत में किया गया है मध्य एशिया से, ठीक है। तो उद्योतन सूरी ने कुवले माला में मरु भाषा का उल्लेख किया। फिर एक और कवि है कवि कुशललाभ, इनकी पुस्तक है पिंगल शिरोमणि। इस पिंगल शिरोमणि में भी इन्होंने जो है आप देखिए कि पिंगल शिरोमणि और अबुल फजल की आईने अकबरी, इसमें आप देखिए कि मारवाड़ी भाषा का जो है उल्लेख किया। जब अबुल फजल जब हल्दी घाटी का युद्ध वगैरह हो रहा था, तो दिल्ली से जो अकबर के दरबार में थे अबुल फजल, जब वो जोधपुर से होकर गुजर रहे थे, तो उन्होंने, अब लेखक है, आसपास के क्षेत्र में घुले मिले, बातचीत की, तो उन्हें पता लगा, लोगों से पूछा कि भाई आप कौन सी भाषा बोलते हैं। तो उन्होंने अपनी पुस्तक आईने अकबरी जो फारसी भाषा में लिखी गई है उसमें ये लिखा कि जब मैं मारवाड़ वाले रीजन से गुजर रहा था, राजपूताना, तो वहां के लोग कैसी भाषा बोलते हैं? मारवाड़ी बोलते हैं। लेकिन अभी भी जो है राजस्थानी शब्द नहीं आया था कि यहाँ के लोग, इस राजपूताना भूभाग के लोग जो है वो राजस्थानी भाषा बोलते हैं। एक्चुअल में ये शब्द जो आया है सबसे पहले, ये डॉक्टर जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन जो है, जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन, इनकी पुस्तक थी 1912 की, जिसका नाम था लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण। ये भाषाओं के सर्वेक्षण कर रहे थे कि भारत में कौन कौन सी जगह पर कौन कौन सी भाषाएं बोली जा रही है। तो उसमें इस पुस्तक में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में उन्होंने सबसे पहले कहा कि राजपूताना के इस क्षेत्र में राजस्थानी भाषा बोली जाती है। देखिए राजस्थान शब्द कि राजपूताना के लिए राजस्थान शब्द तो
आपने सुना होगा कर्नल जेम्स टॉड का जो है उल्लेख किया जाता है कि राजस्थान राजपूताना के लिए राजस्थान शब्द, जबकि हमारी भाषा के लिए राजस्थानी भाषा जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने जो है अपनी पुस्तक में कहा था। इसके बाद में यही राजस्थानी भाषा अभी हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची के जो 22 भाषाएं हैं, उस 22 भाषाओं के समूह में राजस्थानी भाषा को भी जो है शामिल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन राजस्थानी भाषा को अभी तक शामिल नहीं किया गया। जब 1947 में हम आजाद हुए, राजस्थान का एकीकरण हुआ 1956 में, उसके बाद राजस्थान सरकार ने भी राजस्थानी भाषा को जो है आगे बढ़ाने का कार्य किया है। राजस्थान में देखिए राजभाषा विभाग है, उसकी स्थापना 25 जून 1975 को की गई थी, और राजस्थानी भाषा दिवस जो है वो 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस भी मनाया जाता है। पहली बात तो ये, राजस्थान में भाषा सर्वेक्षक जॉर्ज मैक्लिस्टर को जो है राजस्थान के ये पहले भाषा सर्वेक्षक थे, ये भी ध्यान में रखिएगा। राजस्थान में भी राजस्थानी भाषा की खोज जॉर्ज मैक्लिस्टर। सर्वाधिक क्षेत्र में मारवाड़ी बोली जाती है और सर्वाधिक लोग ढूंढाड़ी बोलते हैं, ठीक है। तो ये अभी एक एक क्रम बोलियों को कवर करेंगे, तो ये राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति के संबंध में जो भी फैक्ट है वो आपको पता होने चाहिए। अभी ये जो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई है, जैसे हमने कहा कि मोटे रूप में जो माना जाता है वो सोर सैनी के गुर्जरी अपभ्रंश से माना जाता है, ठीक है। सोर सैनी के गुर्जरी अपभ्रंश से माना जाता है, दैट इज वेरी सिंपल। और आमतौर पर यह आम सहमति भी बन गई है कि सोर सैनी के गुर्जरी अपभ्रंश से ही हुआ है। लेकिन कुछ विद्वान जो है वो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति के संबंध में एक मत नहीं है। कोई नागर से मानते हैं, कोई केवल सोर सैनी प्राकृत से ही मानते हैं। जैसे देखिए एलपी टेसिटोरी, जिनका जुड़ाव जो है बीकानेर से ज्यादा रहा है, इटली के निवासी है एलपी टेसिटोरी, और जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है, एक तो है राजस्थान में चारण साहित्य का ऐतिहासिक सर्वेक्षण, एक इनकी पुस्तक है, और एक पश्चिमी राजस्थानी व्याकरण नाम की एक पुस्तक है। उसमें वो लिखते हैं कि इसकी उत्पत्ति सोर सैनी प्राकृत से हुई है। सोर सैनी प्राकृत से लिखकर आगे छोड़ देते हैं कि वो ये नहीं बताते कि सोर सैनी प्राकृत में गुर्जरी अपभ्रंश से हुई है कि नागर अपभ्रंश से हुई है। टेसिटोरी कहते हैं कि वो टेसिटोरी का ये कहना है कि ये सोर सैनी प्राकृत से हुई है, ठीक है, सोर सैनी प्राकृत से हुई है। ये नागर या गुर्जरी अपभ्रंश तक वो अपनी बात को नहीं लेके जाते हैं। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जिन्होंने सबसे पहले अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में 1200 के आसपास जो है उन्होंने बताया कि भाई ये जो है राजस्थानी भाषा के लिए सबसे पहले उन्होंने राजस्थानी शब्द का उल्लेख किया, लेकिन वो ये कहते हैं कि यहाँ पर बोली जाने वाली जो भाषा है वो राजस्थानी है, लेकिन वो गुर्जरी अपभ्रंश से नहीं हुई है। वो कहते हैं नागर अपभ्रंश से। वो किससे कहते हैं? नागर अपभ्रंश से। तो ये जरूर ध्यान में रखना। ग्रियर्सन ने ये तो जरूर कहा है कि यहाँ पर बोले जाने वाली जो है बोली भाषा जो है वो राजस्थानी है, सबसे पहले इन्होंने कहा, लेकिन वो कहते हैं नागर अपभ्रंश से हुई है। जबकि माणिक्यलाल है, कन्हैयालाल सेठिया जी है, मोतीलाल मेनारिया जी है, ये कहते हैं गुर्जरी अपभ्रंश से, और इसी को जो है आमतौर पर जो है इस पर ही मतैक्य है, और इसको जो है इसको ही जो है आमतौर पर जो है सही माना जाता है कि गुर्जरी अपभ्रंश से ही हुई है। तो ये भी कुछ अलग अलग विद्वानों के कथन, अलग अलग विद्वानों की जो मान्यता है उसको जरूर ध्यान में रखिएगा। अगर इसके विकास क्रम की बात करें तो 11वीं से 13वीं शताब्दी तक जो राजस्थानी भाषा थी उसमें आमतौर पर देखोगे तो गुजराती आपको जो है प्रभाव दिखाई देगा। फिर 13वीं से 16वीं जो है आप देखिए 13वीं से 16वीं के समय राजस्थानी भाषा जो है गुजराती प्रभाव से अलग हुई और जो है अपने विकास के चरण में आगे बढ़ी है। मुगलों के समय 16वीं से 18वीं तक भी राजपूताना की जो भाषा राजस्थानी वो आगे बढ़ी है, और 18वीं शताब्दी से अब तक का जो कार्य है ये विकास क्रम में जो है आधुनिक काल माना जाता है। अगर वर्गीकरण की बात करें, राजस्थानी भाषा के वर्गीकरण की बात करें कि भाई ये राजस्थान है, इस राजस्थान में राजस्थानी भाषा बोली जाती है, ठीक है। लेकिन इस राजस्थानी भाषा जो ये राजस्थानी भाषा बोली जाती है इसके भी कई जो है उपभाग है। जैसे मेवाड़ में अलग बोली जाती है, मारवाड़ में अलग बोली जाती है, ढूंढाड़ में अलग बोली जाती है, मेवात में अलग बोली जाती है, हाड़ौती में अलग बोली जाती है। तो फिर उसको अलग अलग वर्गीकृत किया गया कि भाई राजस्थान तो एक परिवार हो गया, इस परिवार के कई सदस्य हैं, ठीक है, कि राजस्थानी बोली जाती है, लेकिन राजस्थानी बोली जाती है तो इस राजस्थान में भी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बोली जाती है। जैसे ग्रियर्सन ने सबसे पहले जब अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में जब उन्होंने बताया कि भाई यहाँ के लोग राजस्थानी बोलते हैं और राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति जो है नागर अपभ्रंश से हुई है वो कहते हैं, तो वो राजस्थानी भाषा को 5 भागों में बांटते हैं: पश्चिमी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी, उत्तर पूर्वी राजस्थानी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी, ठीक है।
तो ये इनका वर्गीकरण है, पश्चिमी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी। ये ग्रियर्सन का वर्गीकरण है, जो आमतौर पर सही नहीं माना जाता है। फिर इटली के निवासी जो टेसिटोरी थे, एलपी टेसिटोरी, आमतौर पर एलपी टेसिटोरी के जो वर्गीकरण को जो है वो राजस्थान बोर्ड की किताबों में शामिल किया गया है। राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो है, जिन्होंने राजस्थानी भाषा को दो भागों में बांटा, पश्चिमी राजस्थानी और पूर्वी राजस्थानी। फिर उन्होंने पश्चिमी राजस्थानी और पूर्वी राजस्थानी के भी जो है कई भाग बताए, जैसे पश्चिमी राजस्थान की जो है थाली, किशनगढ़ी, खेराड़ी, गोड़वाड़ी, देवड़ावाटी, ठीक है। पूर्वी राजस्थान की तोरावाटी, राजावाती, हाड़ोती। इनकी ये जो है इटली के निवासी है, इनकी पुस्तक थी पश्चिमी राजस्थानी का व्याकरण, पश्चिमी राजस्थानी भाषा का व्याकरण, ये इनकी पुस्तक है। इस पुस्तक में इसका वर्गीकरण जो है ये खुद स्वयं करता है। गंगा सिंह जी बीकानेर के हैं, इनके दरबार में रहे हैं ये, इनको खूब संरक्षण गंगा सिंह जी ने दिया है, ठीक है। और यहीं पर इनका देहांत भी हुआ था, बीकानेर में ही देहांत हुआ है, ठीक है। फिर नरोत्तम स्वामी जी ने राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण है वो चार भागों में किया है, पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी, ठीक है। पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी, ये नरोत्तम स्वामी जी का वर्गीकरण है। कभी ये भी पूछ ले कि मेंस में कि नरोत्तम स्वामी जी के वर्गीकरण के आधार पर राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण कीजिए, तो आपको बस ये नाम ध्यान रखने, पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी। और पश्चिमी मारवाड़ी, पूर्वी में ढूंढाड़ी, उत्तरी में मेवाती, अहिरवाटी और दक्षिणी में मालवी और निमाड़ी। लेकिन आमतौर पर जो वर्गीकरण माना जाता है एकदम उपयुक्त, वो माना जाता है एलपी टेसिटोरी का। और इस एलपी टेसिटोरी साहब के वर्गीकरण के आधार पर राजस्थान की जो भाषा है उसको कई बोलियों में बांटा गया है, पश्चिमी और पूर्वी मिला के। वो है, देखिए कौन कौन सी बोलियां मानी गई है राजस्थान की। एक है मारवाड़ी बोली, एक है ढूंढाड़ी बोली, एक है मेवाती बोली, एक है अहिरवाटी बोली और एक है मालवी बोली। यानी कि राजस्थानी जो ये भाषा है, इस राजस्थानी भाषा की आप देखिए तो आपको पांच बोलियां पता होनी चाहिए। एक जिसका नाम है मारवाड़ी, एक जिसका नाम है ढूंढाड़ी, तीसरी हमारी जो है मेवाती, चौथी जो है हमारी अहिरवाटी और पांचवी जो है हमारी मालवी। अब ये जो बोलियां है, इन बोलियों की भी कई उप बोलियां हैं, ठीक है। इन बोलियों की भी कई उप बोलियां, देखिए इतना बड़ा परिवार है, एक परिवार के 5 बेटे हैं या बेटियां हैं, इनके भी अपने अपने बेटे हैं, ठीक है, अपने अपने बेटे बेटियां। इस तरीके से जब ये सब मिल जाते हैं, इसलिए तो कहते हैं विविधता में एकता वाला जो है राज्य है, विविधताओं में एकता वाला देश है। क्यों है, ठीक है। हमारे यहाँ तो वो कहते ना कि पानी वो जो है एक कोस पे पानी बदले 5 कोस पे वाणी, जैसे वो कहते हैं। तो वो सही बात है, वाणी बदलने का कारण ही यही है कि एक राजस्थानी भाषा, उस राजस्थानी भाषा की 5 उपबोलियां, उस 5 उपबोलियों की भी अपनी अपनी जो है उपबोलियां है, ठीक है, अपनी अपनी क्षेत्रीय बोलियां है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले एक एक कर कवर करते हैं। सबसे पहले चलते हैं मारवाड़ी की तरफ, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। और एक्चुअल में ये जो वीडियो है वो रिकॉर्डेड वीडियो है, तो जो भी आपके कमेंट आ रहे हैं उनका मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इट्स नॉट ए लाइव क्लास, इट्स ए रिकॉर्डेड क्लास, प्रीमियर हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं मारवाड़ी की तरफ चलते हैं। देखिए मारवाड़ी जो है, मारवाड़ी राजस्थान की सबसे जो प्राचीन बोली जो मानी जाती है, सबसे प्राचीन बोली वो मारवाड़ी बोली जाती है। और मरु भाषा का जो उल्लेख किया गया है कूलेमाला ने, वो इसी मारवाड़ी के लिए किया गया है, ठीक है, इसी मारवाड़ी के लिए किया है। अबुल फजल ने सबसे पहले जो है कहा कि यहाँ, जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तो यहाँ के लोग जो है वो कैसी बोली बोलते हैं, मारवाड़ी। अब देखो विशुद्ध रूप से तो मारवाड़ी वर्तमान की बात करें तो वो केवल जोधपुर में बोली जाती है, केवल जोधपुर में। लेकिन मारवाड़ी का जो अगर हम देखें कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज्यादा बोली जाती है तो वो मारवाड़ी बोली जाती है, बहुत बड़े क्षेत्रफल में बोली जाती है, ठीक है, बहुत बड़े क्षेत्रफल में बोली जाती है। क्योंकि इस मारवाड़ी की जो है उपबोलियां भी है। जैसे मारवाड़ी का मतलब, मारवाड़ी के अंतर्गत मेवाड़ी भी शामिल है, बागड़ी भी शामिल है, शेखावटी भी शामिल है, बीकानेरी भी शामिल है, थटकी भी शामिल है, थली भी शामिल है, खेराड़ी भी शामिल है, नागौरी भी शामिल है, देवड़ावाटी भी शामिल है और गौड़वाड़ी भी शामिल है। मारवाड़ी का मतलब ये है, ठीक है। इसलिए आप देखोगे कि एक मारवाड़ी बोली जिसकी इतनी उपबोलियां है, लगभग आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो ऑब्वियसली इसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा। जिलों की बात करें तो आप देखिए जैसलमेर और लगभग बीकानेर से लेकर
जैसलमेर से बीकानेर तक से लेकर आपको जो है उदयपुर, ये जो है उदयपुर राजसमंद तक का जो ये रीजन है, ये वाला पूरा रीजन, इस पूरे रीजन में जो है मारवाड़ी बोली जाती है। हालांकि इस मारवाड़ी के अलग अलग भेद है, वो अलग बात है, ठीक है, ये अलग भेद है, लेकिन ये जो है पूरा रीजन जो है, इस रीजन में पूरी मारवाड़ी बोली जाती है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी बोली, ठीक है। आप देखोगे जिलों की तो जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, पाली, नागौर, जालोर, सिरोही, फिर आप देखो राजसमंद, उदयपुर वगैरह, ये राजीरा, सोरठा है, वेली किशन रुक्मणीरी है, ढोला मारूरा, दुहा है, मूमल जैसी जो लोकगीत है, पुस्तकें वगैरह है, वो मारवाड़ी में बोली गई है या मारवाड़ी में लिखी गई है, ठीक है, मारवाड़ी में लिखी गई है। अब एक एक शुरू करते हैं मारवाड़ी की उपबोलियां मेवाड़ी बागड़ी से। देखिए मारवाड़ी की पहली उपबोली है मेवाड़ी। मेवाड़ी जो बोली जाती है वो उदयपुर राजसमंद वाला जो रीजन है, उदयपुर राजसमंद सिरोही वाला जो ये थोड़ा बहुत रीजन है, इस रीजन में बोली जाती है मेवाड़ी। और ये मेवाड़ी किसकी उपबोली है? तो मारवाड़ी की। कुंभा के नाटक, कुंभा के जो नाटक है वो इसी में वो लिखे गए, ठीक है, कुंभा के जो नाटक है वो इसी में लिखे गए हैं मेवाड़ी में, तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि मेवाड़ी जो है ये मारवाड़ी की उपबोली है। दूसरी देखिए मारवाड़ी की उपबोली है वागड़ी, ठीक है, वागड़ी। वागड़ी आप देखिए, वागड़ी जो है ये वागड़ी जो है ये डूंगरपुर, ठीक है, डूंगरपुर और जो हमारा बांसवाड़ा है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ठीक है, ये देखिए ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इस डूंगरपुर और बांसवाड़ा में वागड़ इसको कहते हैं। और इसी में देखिए गुजराती प्रभाव भी दिखाई देगा, ठीक है, क्योंकि गुजरात से इनका जुड़ाव ज्यादा है, ठीक है, गुजरात की सीमा ही है नीचे, तो इस बोली में आपको गुजराती प्रभाव दिखाई देगा। और इसे कई बार भीली बोली भी कहा जाता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वागड़ी को कई बार भीली बोली भी कहा जाता है और ये मारवाड़ी की उपबोली है, मारवाड़ी की उपबोली है, ठीक है, उपबोली है, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़े, आगे तो देखिए गौड़वाड़ी, ये भी किसकी उपबोली है? मारवाड़ी की। लेकिन गौड़वाड़ी के लिए आपको एक जिला ध्यान में रखना है, ये देखिए जालोर, ये जो है जालोर जिला, ये जालोर जिला और जालोर जिले के ऊपर है थोड़ा बहुत पाली, पाली, ठीक है, जालोर और पाली। जालोर और पाली में आप देखिए कि जालोर और पाली, जालोर की एक तहसील है आहोर तहसील, आहोर से लेकर पाली में एक तहसील है बाली, ठीक है, जालोर की आहोर तहसील से पाली के बाली तहसील में जो बोली बोली जाती है वही क्या है? गौड़वाड़ी, ठीक है, गौड़वाड़ी। और गौड़वाड़ी की भी कई उपबोली है, जैसे आसपास में गौड़वाड़ी के थोड़ा इस तरफ जाओगे इसी क्षेत्र में तो जैसे बलही, कहानी, महाहड़ी, ठीक है ना, ये गौड़वाड़ी की भी कुछ उपबोली है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो जब भी गौड़वाड़ी की बात करें तो जालोर और पाली हमेशा ये दो जिले ध्यान में रखिएगा, दो जिले ध्यान में रखिएगा। और ये जो है मारवाड़ी की उपबोली है, किसकी उपबोली है? तो मारवाड़ी की उपबोली है। आगे बढ़े, आगे अगली है देवड़ावाटी। देवड़ावाटी के लिए आपको एक ही जिला ध्यान में रखना है और वो है सिरोही। देवड़ाओं का शासन था, इसी से जो है यहाँ पर इस बोली का जो नाम है वो भी सिरोही जो है। पहले आबू के परमारों का शासन था, धारावर्ष का नाम सुना होगा आपने, जिन्होंने पालनपुर, प्रहलादपुर नामक एक कस्बे की भी स्थापना की थी, जो वर्तमान में तो गुजरात में है, ठीक है। और यही जो है आप देखिए कि सिरोही के इस क्षेत्र में फिर जो है देवड़ा वंश का शासन हुआ। और देवड़ा वंश के शासन के समय इसी से इस बोली भी का नाम आया देवड़ावाटी, देवड़ावाटी या देवड़ावाटी भी कहते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये मारवाड़ी की उपबोली है। किसकी उपबोली है? तो मारवाड़ी की उपबोली है, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, मारवाड़ी की उपबोली में शेखावाटी। अब क्या है कि यहां पर कंफ्यूजन होगा कभी, क्योंकि शेखावाटी प्रदेश आप देखिए सीकर, झुंझुनू और चूरू, ये वाला रीजन है, और ये आमतौर पर जयपुर से जो है जुड़ा हुआ है, ठीक है। और जयपुर में बोली जाती है ढूंढाड़ी। बस ये कंफ्यूज मत करना कि भाई ये ढूंढाड़ी की उपबोली है, शेखावाटी का मतलब, ठीक है। शेखावाटी जो है ये मारवाड़ी की उपबोली है। और आप देखिए कि मारवाड़ी की उपबोली सीकर, झुंझुनू, चूरू में बोली जाती है और उस पर मारवाड़ी एवं ढूंढाड़ी का सम्मिलित प्रभाव जरूर दिखाई देगा। आप जब वो लोग शेखावाटी बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि उसमें ढूंढाड़ी के भी कुछ शब्द आते हैं और मारवाड़ी के भी कुछ शब्द आते हैं, तो उच्चारण में मारवाड़ी और ढूंढाड़ी का प्रभाव जरूर दिखाई देता है। लेकिन है किसकी उपबोली शेखावाटी? तो मारवाड़ी की उपबोली है, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। मारवाड़ी भाषा का ही ये जो है, इस वृक्ष का जो है ये अंग मानी गई है। शेखावाटी के बाद में आगे चलते हैं खेरावाड़ी। खेरावाड़ी के लिए देखिए भीलवाड़ा और बूंदी, ये देखिए भीलवाड़ा और बूंदी, ये दो जिले, भीलवाड़ा और बूंदी,
इस रीजन में, ठीक है, भीलवाड़ा और बूंदी वाले रीजन में जो है कौन सी भाषा बोली जाती है, तो खेराड़ी भाषा बोली जाती है। और इस पर देखिए मेवाड़, पास में मेवाड़ है तो मेवाड़ी, ऊपर ढूंढाड़ है तो ढूंढाड़ी, और इधर हाड़ोती है तो हाड़ोती। इन तीनों का सम्मिलित प्रभाव दिखाई देता है, एक संक्रमण जोन में है, ठीक है। खेराड़ी, खेराड़ी जो है ये मारवाड़ी, हाँ बोली तो जाती है, मारवाड़ी की बोली मानी जाती है खेराड़ी को, लेकिन इसका प्रभाव देखिए तो ऊपर ये ढूंढाड़ी प्रभाव आपको दिखाई देगा, ढूंढाड़ी का, इधर हाड़ोती का प्रभाव इस पर दिखाई देगा, हाड़ोती का, और इधर जो है आप देखिए कि इधर जो है मेवाड़ी का जो है प्रभाव दिखाई देगा। और मेवाड़ी भी किसकी बोली है, मारवाड़ी, तो इसका अंश तो मारवाड़ी ही माना गया, लेकिन खेराड़ी स्पेशल रूप से दो जिले आपको ध्यान में रखने हैं, भीलवाड़ा और बूंदी। खेराड़ी के लिए भीलवाड़ा और बूंदी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे सवाल पूछा जा सकता है। खेराड़ी तो ये मारवाड़ी की उपबोलियां थी। अब मारवाड़ी की उपबोलियों में कुछ ऐसी हैं जो बॉर्डर क्षेत्र में बोली जाती है, जैसे थटकी और थली, ठीक है, थटकी और थली, थटकी और थली ये मारवाड़ी की उपबोली है, लेकिन ये हमारे इस बॉर्डर वाले रीजन में, इस वाले रीजन में, ठीक है, इस वाले रीजन में कौन सी दो बोलियां बोली जाती है जो मारवाड़ी की, ढटकी, ढटकी है, ढटकी व थली, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। बाकी नागौर क्षेत्र में नागौरी, जैसलमेर क्षेत्र में जैसलमेरी, वो अलग अलग नाम है। तो हमने अभी मारवाड़ी बोली कवर की, और मारवाड़ी की कौन कौन सी उप बोलियां हमने कवर की, देखिए मारवाड़ी की उप बोलियां आपको ध्यान में रखनी है। मारवाड़ी की उप बोलियां, मेवाड़ी मारवाड़ी की उप बोली है, बागड़ी मारवाड़ी की उप बोली है, शेखावाटी, बीकानेरी, थटकी, थली, खेराड़ी, नागौरी, देवड़ावाटी और गौरवाड़ी। नागौरी नागौर क्षेत्र में, बीकानेरी बीकानेर क्षेत्र में। बाकी हमने कवर की। तो मारवाड़ी की उपबोलियों में देखिए मेवाड़ी, वागड़ी, गौरवाड़ी, देवड़ावाटी, शेखावटी, खेराड़ी, और दो कौन सी याद में रखना है, दो याद रखनी है आपको, दो याद रखनी है, थटकी और थली, जो एकदम बॉर्डर क्षेत्र में बोली जाती है। तो ये थी मारवाड़ी की उपबोली। अब दूसरा परिवार देखते हैं, दूसरा परिवार देखते हैं, वो है ढूंढाड़ी। वो कौन सा है, ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी की तरफ चले, देखिए पहला राजस्थानी भाषा की पहली बोली हमने कवर की मारवाड़ी, और मारवाड़ी की उपबोली कवर की। राजस्थानी भाषा की जो दूसरी बोली है वो है ढूंढाड़ी, और ढूंढाड़ी की कौन कौन सी उपबोलियां है, देखिए ढूंढाड़ी की भी खूब सारी उपबोलियां है। जैसे ढूंढाड़ी की उपबोलियों में पहले उपबोलियां देखिए, तारावाटी, राजावाटी, चौरासी, नागरचोल, किशनगढ़ी, अजमेरी, काठेड़ी और हाड़ोती। बिल्कुल, हाड़ोती कोई राजस्थान की अलग बोली नहीं है, हाड़ोती ढूंढाड़ी की उपबोली है। जैसे कछवाओं का संबंध हाड़ोती के जो चौहान शासक है उनसे संबंध रहा है, ठीक है। तो हाड़ोती जो उपबोली आई है वो ढूंढाड़ी से निकली गई है। जैसे शेखावटी मारवाड़ी से निकली है, वैसे हाड़ोती ढूंढाड़ी से निकली है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। अगर ढूंढाड़ी का वर्तमान में अगर कोई बड़ा क्षेत्र ढूंढे, वर्तमान में ढूंढाड़ी कहां बोली जाती है, तो वो आपको यहां दिखाई देगी। देखिए जयपुर, जयपुर, टोंक, लावा, ठीक है, अजमेर वाला जो ये रीजन है, अजमेर वाला, ठीक है, इस रीजन में वर्तमान में ढूंढाड़ी तो यहां स्पष्ट रूप से आपको मिलेगी। लेकिन अगर देखें तो इसकी उपबोलियों में बात, इसको कई बार जो है आठ देश गुजरी भाषा के नाम से भी जाना जाता है। संत दादू की जो है रचनाएं हैं, ठीक है, आठ देश गुजरी नामक एक पुस्तक थी, सॉरी, आठ देश गुजरी नामक एक पुस्तक थी, जिसमें सबसे पहले ढूंढाड़ी भाषा का उल्लेख मिलता है। इसे कई बार जयपुरी या झाड़शाही के नाम से भी जाना जाता है, जयपुरी या झाड़शाही के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी जरूर ध्यान में रखिएगा, जयपुरी या झाड़शाही। संत दादू की रचनाएं जैसे दादूरी वाणी, दादूरा दुहा, ये ढूंढाड़ी में लिखी गई है। आठ देश गुजरी पुस्तक में सबसे पहले ढूंढाड़ी भाषा का उल्लेख मिलता है। इसकी उपबोलियों में तोरावाटी, राजावाटी, चौरासी, नागरचोल, किशनगढ़ी, अजमेरी, काठेड़ी और हाड़ोती। चलिए एक एक कर इसे कवर करते हैं। सबसे पहले तोरावाटी। तोरावाटी आपको सबको पता है कि कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र जो है आमतौर पर सीकर और झुंझुनू, विशेष रूप से सीकर और झुंझुनू, हालांकि कांतली नदी तो थोड़ी बहुत चूरू तक भी जाती है। तो आप देखिए जयपुर, सीकर और झुंझुनू, ये तीन जिले तोरावाटी के लिए, तीन जिले तोरावाटी के लिए, ठीक है। कौन कौन से, एक जयपुर, एक सीकर और एक झुंझुनू, ठीक है, झुंझुनू। आप देखिए जयपुर, सीकर और झुंझुनू, जहां पर विशेष रूप से तोरावाटी का नदी का जो प्रवाह है सीकर और झुंझुनू में, तो इस रीजन में जो बोली जाती है जयपुर के उत्तर से लेकर सीकर और झुंझुनू वाला जो ये बेल्ट है, इस रीजन में जो बोली जाती है, इस बोली का नाम क्या है, तोरावाटी। क्या नाम है, तोरावाटी। और तोरावाटी किसकी उपबोली है, तो ढूंढावाड़ी की। और इस क्षेत्र की कौन सी प्रमुख नदी है, तो कांतली नदी। कहां से उद्गम होता है, तो जैसे सीकर में खंडेला की पहाड़ियों से आप सबने पढ़ा होगा। गणेश्वर सभ्यता यहीं पर पली हुई है, गणेश्वर, ताम्रपाषाणिक संस्कृति आपने पढ़ा होगा।
ताम्र पाषाणिक संस्कृति। तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा। तोरावाटी जो ढूंढाड़ी की उपबोली है 3 जिलों में बोली जाती है, जयपुर के उत्तर से लेकर झुंझुनू और सीकर में। आगे देखिए काठेड़ी। काठेड़ी अगर देखिए जयपुर जिला अगर आप बनाओ ना, जयपुर जिला इस तरीके से, जयपुर जिला, तो जयपुर जिले के उत्तर में देखिए, जयपुर जिला के उत्तर है, वहां पर कौन सी बोली जाती है, तो तोरावाटी। तोरावाटी। जयपुर जिले के दक्षिण में कौन सी बोली जाती है, तो काठेड़ी। और जयपुर जिले के पूर्वी भाग में बोली जाती है तो उसे कहते हैं राजावाटी। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, ऐसे कुछ पूर्वी भाग, दक्षिणी भाग और उत्तरी भाग। हालांकि तोरावाटी का संबंध तो फिर सीकर और झुंझुनू से भी हो जाता है। ये वीडियो क्या है कि रिकॉर्डेड है, तो मैं आपके लाइव प्रश्नों के जो है उत्तर नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा। काठेड़ी देखिए, काठेड़ी जो है ये ढूंढाड़ी की उपबोली है, लेकिन जयपुर के किस क्षेत्र में बोली जाती है, जयपुर के दक्षिणी भाग में बोली जाती है। इसी तरीके से राजावाटी जयपुर के पूर्वी भाग में बोली जाती है। जैसे ये देखिए राजावाटी जयपुर के पूर्वी भाग में, ठीक है, जयपुर के पूर्वी बेल्ट में जो है जयपुर और थोड़ा बहुत दोसा आप देखिए, यहाँ पर राजावाटी बोली जाती है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए चौरासी। चौरासी के लिए आपको 2 जिले ध्यान में रखने हैं, जयपुर के साथ में टोंक। जब भी चौरासी आएगी तो 2 जिले हमेशा आएंगे, जयपुर और टोंक, जयपुर और टोंक, ठीक है। हमेशा ये 2 जिले जो है आपको ध्यान में रखने हैं। चौरासी का नाम आते ही जयपुर और टोंक। और मैप जरूर बनाएं, मैप बनाकर जो है आप बताओगे जयपुर और टोंक। देखिए मजेदार चीज देखिए, जयपुर और टोंक में कौन सी बोली जाती है, यहां पर मैं देखो जयपुर और टोंक में, तो इसका नाम है चौरासी, जो किसकी उपबोली है, ढूंढाड़ी की। और जैसे ही टोंक के साथ मैंने सवाई माधोपुर को जोड़ दिया, टोंक के साथ सवाई माधोपुर को जोड़ दिया, तो टोंक और सवाई माधोपुर 2 जिलों में बोली जाती है, उसका नाम है नागरचौल। क्या नाम है, नागरचौल। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, मैप से याद रहेगा आपको, ठीक है। तो जयपुर और टोंक के मध्य तो चौरासी बोली जाती है, जयपुर और टोंक के मध्य, और टोंक और सवाई माधोपुर के मध्य जो बोली जाती है उसका नाम है नागरचौल। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये जयपुर और नागरचौल जो है टोंक और सवाई माधोपुर के जो जिलों में बोली जाती है, टोंक और सवाई माधोपुर, ये रहा इस तरीके से। यहाँ पर जयपुर और टोंक में चौरासी, टोंक और सवाई माधोपुर में नागरचौल, ठीक है। ये और किसकी उपबोलियां है, तो ढूंढाड़ी की। किसकी उपबोलियां है, तो ढूंढाड़ी। ये जरूर ध्यान में रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। आगे चले ढूंढाड़ी की उपबोलियों में, आगे चले तो आगे देखिए कि हाड़ौती, ठीक है। आगे कौन सी है, हाड़ौती। हाड़ौती कोई एक राजस्थान की बोली नहीं है, ये उपबोली है। उपबोली है। उपबोली किसकी है, इसी की जिसकी हम पढ़ रहे हैं, ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी की उपबोली है। हाड़ौती के लिए आपको 4 जिले यही कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ठीक है। हाड़ा जो राजपूत थे उनका यहाँ पर शासन था। चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र, यही क्षेत्र हाड़ा, ठीक है। काली मृदा, ठीक है। तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में हाड़ा राजपूतों की भाषा हाड़ौती, लेकिन हाड़ौती जो है ये ढूंढाड़ी की उपबोली मानी जाती है। और दूसरी बात ये कि इसके संबंध में जो जानकारी मिलती है सबसे पहले, वो एक कैलॉग साहब थे, उनकी एक पुस्तक थी हिंदी ग्रामर, जो 1875 में लिखी गई है। इस 1875 में कैलॉग की हिंदी ग्रामर की पुस्तक में हाड़ौती भाषा के, हाड़ौती उपबोली के संबंध में सबसे पहले जो है हमें उल्लेख मिलता है। बूंदी के नरेश राम सिंह जी के दरबार में सूर्यमल मिश्रण जी थे, तो उनकी रचनाएं जैसे वंश भास्कर, राम रंजाट, चंदमयूख, बलवंत विलास, ये जो अधिकतर इनकी रचनाएं थी सूर्यमल मिश्रण जी की, जो बूंदी के शासक राम सिंह जी के दरबार में थे, तो वो आप देखिए कि हाड़ौती में ही जो है लिखी गई है, हाड़ौती में ही। लेकिन आपको ये जरूर ध्यान में रखना है कि हाड़ौती ढूंढाड़ी की उपबोली है। बस यहां से एग्जामिनर थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है ना, कि हाड़ौती किसकी उपबोली है, तो ढूंढाड़ी की। आगे चले, देखो हमने कौन कौन से कवर किए। सबसे पहले हमने, देखो आपको मैं याद दिला दूं वापिस, राजस्थानी भाषा हम पढ़ रहे हैं, और राजस्थानी भाषा की मैंने कुछ बोलियों के नाम बताए थे। और बोलियां कौन कौन सी थी, एक बोली थी मारवाड़ी,
मारवाड़ी, मारवाड़ी हमने कवर की। फिर मारवाड़ी की कई उप बोलियां थी, उनको हमने कवर किया। मारवाड़ी के बाद में दूसरी बोली हमने कवर की ढूंढाड़ी, और ढूंढाड़ी की कई जो है उप बोलियों को हमने कवर किया, राजावाटी, तोरावाटी, ठीक है, ये हमने जो कवर की, चौरासी, नागल, चोल, हाड़ौती। अब राजस्थान की तीसरी भाषा जिसका नाम है मेवाती, इसका क्या नाम है, मेवाती। चलिए इस मेवाती को कवर करते हैं, तीसरी भाषा मेवाती। और इस मेवाती के जो उपभाग है, इसकी उपबोलियां आमतौर पर नहीं है, अगर है भी तो वो देखो कई रूप है इसके, जैसे खड़ी मेवाती, राठी मेवाती, कठेर मेवाती, ठीक है ना। तो आपको मेवाती अगर पता है ना, तो उसको उपबोलियों में आपको सवाल पूछा भी जाए तो वो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होगा, क्योंकि पीछे देखो मेवाती मेवाती शब्द लिखा हुआ है, तो वो उसमें कोई बड़ी बात नहीं। याद रखना कि खड़ी मेवाती किसकी उपबोली है, तो मेवाती। राठी मेवाती किसकी उपबोली है, तो मेवाती की। कठेर मेवाती किसकी उपबोली है, तो मेवाती की, ठीक है। लेकिन आपको एरिया एरिया देखिए, मेव एक मुस्लिम जाति है, मेव एक मुस्लिम जाति है जो राजस्थान में अलवर और भरतपुर क्षेत्र में रहती है, अलवर और भरतपुर में, और इसी को कहते हैं मेवात। और मेवात आप देखिए हरियाणा का जुड़ाव ज्यादा है इसमें। तो इसमें अगर क्षेत्र की बात करें तो अलवर का देखिए, अलवर की किशनगढ़, तिजारा, रामगढ़, गोविंदगढ़ नाम की जो ये तहसीलें हैं, भरतपुर का कामा और डीग एरिया वाला क्षेत्र है, और हरियाणा का गुरुग्राम और उत्तर प्रदेश का मथुरा, ये जो रीजन है, ये जो रीजन है, इस रीजन में मेवाती जो है, मेवाती बोली बोली जाती है, जो किसकी उपबोली है, राजस्थानी भाषा की जो है उपबोली है। और आपने नाम सुना होगा कि लाल दास जी और चरण दास जी की जो रचनाएं थी, उन रचनाओं को जो है मेवाती भाषा में ही लिखा गया है। लाल दास जी जिनका संबंध अलवर के धौली दूध गांव से, दूध गांव से। चरण दास जी वैसे तो उनकी प्रधान पीठ दिल्ली में है, लेकिन उनकी शिष्या भी थी शहजोबाई और दयाबाई, ठीक है ना, और जिनसे भी आरएस में सवाल पूछा गया था। तो लाल दास जी और चरण दास जी की जो पुस्तकें लिखी गई है, उनकी जो रचनाएं हैं, उन रचनाएं जो है, जैसे चरण दास जी री चेतावनी, ठीक है ना, तो ये जो है ये अलवर और भरतपुर क्षेत्र में ही जो है, जो मेवाती बोली जाती है उसमें ही लिखी गई है। मेवाती की उपबोलियों में खड़ी मेवाती, राठी मेवाती और कठेर मेवाती, ये ध्यान में रखिएगा। अब देखिए अगला परिवार देखिए, अब छोटे छोटे मेवाती कर दिया, तो राजस्थानी भाषा का अगला परिवार उसका नाम है अहिरवाटी। क्या नाम है, अहिरवाटी। अहिरवाटी किसी की उपबोली नहीं है, ये राजस्थानी भाषा की उपबोली, ऐसा नहीं है कि अहिरवाटी मेवाती की उपबोली, ठीक है। मैंने बताया था 5, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाड़ी, अहिरवाटी, और एक और थी मालवी। एक और कौन सी है, मालवी। ये 5 आपको ध्यान में रखनी है। फिर इन 5 की जो है अलग अलग जो है उपबोलियां, तो उसमें मारवाड़ी और ढूंढाड़ी की उपबोलियां ज्यादा है। फिर इसमें मेवाती की कोई उपबोली नहीं है, अहिरवाटी की कोई उपबोली नहीं है। मालवी की एक दो है, तो उसको हम कवर करेंगे। चलिए अहिरवाटी की तरफ चले। देखिए अहिरवाटी के लिए स्पेशल आपको अलवर और जयपुर, लेकिन विशेष रूप से अलवर की आप देखिए कि जयपुर पूरा नहीं, जयपुर का थोड़ा बहुत जो है उत्तरी पश्चिमी वाला भाग, ठीक है। तो अलवर की बहरोड और मुंडावर आपने सुना होगा। मुंडावर ठिकाने के एक शासक थे अली बख्श, जिन्हें आप जो है अलवर का रसखान भी कहते हैं, अलवर का रसखान भी कहते हैं। और इनके समय जो एक ख्याल चला था, अलीबख्श ख्याल का मतलब क्या है, नाटक है, जो पौराणिक नाटक है, ऐतिहासिक नाटक है, संगीत की प्रधानता है। ये अलीबख्श ख्याल जो है, ये नाटक है, ये अहिरवाटी भाषा में ही, अहिरवाटी बोली में ही, भाषा नहीं, अहिरवाटी बोली में जो है लिखे गए हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। या जब ये बोले जाते हैं, खेले जाते हैं, तो अहिरवाटी बोली में ही खेले जाते हैं। यहाँ पर पहले आभीर या आहिर जाति का निवास हुआ करता था। इसको कई बार राठ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। प्रमुख अगर पुस्तकों की बात करें तो मीर रासो जोधराज जी की किताब है, भीम विलास काव्य शंकर राव जी की पुस्तक है, और अली बख्शी ख्याल जो है वो अहिरवाटी या राठी प्रदेश में ही जो है लिखे गए हैं, या राठी बोली में ही लिखे गए हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। अलवर की बहरोड और मुंडावर तहसील और जयपुर की कोटपुतली तहसील, इनको जरूर ध्यान में रखिएगा अहिरवाटी या राठी प्रदेश के लिए। आगे चलते हैं। राजस्थानी भाषा की अंतिम बोली जो है वो है मालवी। क्या नाम है, मालवी। देखिए मालवी की बात करें तो मालवा क्षेत्र के अंतर्गत, मालवा आमतौर पर मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ क्षेत्र, और इसमें राजस्थान की 3 मोटे रूप में 3 जिले शामिल किए जाते हैं, झालावाड़, प्रतापगढ़ और कोटा, ठीक है।
झालावाड़, यहाँ पर प्रतापगढ़ है, ये झालावाड़ और ये कोटा, ये जो रीजन है, ठीक है, ये जो रीजन, इस रीजन को मुख्य रूप से जो है मालवा प्रदेश के अंतर्गत शामिल किया जाता है। और यहाँ के जो शासक थे, मालवा के जो राजपूत थे, वो राजपूतों के समय जो है, मालवा राजपूतों के समय जो है, आप देखिए कि मालवी भाषा का उदय हुआ है। इसमें मारवाड़ी और ढूंढाड़ी का सम्मिलित प्रभाव दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि इस तरफ, इसके इस तरफ तो मारवाड़ी बोली जाती है और इसके इस तरफ हाड़ौती में जो है, हाड़ौती जो बोली जाती है, हाड़ौती वो ढूंढाड़ी की उपबोली है। तो मारवाड़ी और ढूंढाड़ी का सम्मिलित प्रभाव दिखाई देता है। लेकिन मालवी की जो है, मालवी की दो उपबोली है, दो इंपॉर्टेंट रूप से उपबोली है। एक है निमाड़ी, निमाड़ी भी इसी क्षेत्र में बोली जाती है, जिसको कई बार दक्षिणी राजस्थानी के नाम से भी जाना जाता है। जैसे वागड़ी को भीली बोली कहते हैं ना, वैसे निमाड़ी को दक्षिणी राजस्थानी के नाम से भी जाना जाता है। निमाड़ी जो मालवी की उपबोली है, ठीक है। और एक है रागंडी। रागंडी आमतौर पर जो है मालवा के राजपूतों की कर्कश यानी कि जो गाली, मतलब एक चिल्लाने वाली, एक तरीके से जोश, अपने आक्रोश को जो है बताने वाली, जैसे होता ना कि हिंदी बोल दो लेकिन जब गाली गलौज की बात है तो मारवाड़ी अपनी देसी भाषा में आ जाती है। सपने भी अगर गाली के आ रहे हैं तो वो अपनी भाषा में आएंगे। तो ऐसे रागंडी जो है ये कर्कश वाली, मालवा राजपूतों की कर्कश भरी वाणी जो है, ये जरूर ध्यान में रखिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा मालवी की कुछ और उपबोलियां हैं जो आमतौर पर थोड़ा मध्य प्रदेश रीजन में बोली जाती है, क्योंकि यहाँ पर रतलाम वगैरह ये सारे क्षेत्र यहाँ लगे हुए हैं। तो देखिए सोंडवाड़ी, पाटवी, रतलामी, सोंडवाड़ी, पाटवी, रतलामी और उमठवादी जो है, ठीक है, सोंडवाड़ी, पाटवी, रतलामी और उमठवाड़ी जो है ये मालवी की ही उपबोलियां है। तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा। तो ये आपको राजस्थान की बोलियों के बारे में इतना जरूर पता होना चाहिए। जैसे हमने सबसे पहले राजस्थानी भाषा के बारे में बात की, फिर आपको मैं वापस एक बार याद दिला देता हूं कि देखिए राजस्थानी, क्योंकि माइंड में आपकी चीजें ठीक से रहे, देखिए राजस्थानी भाषा की 5 उपबोलियां है। कौन कौन सी है? एक है मारवाड़ी, एक है ढूंढाड़ी, एक है मेवाती, एक है अहिरवाटी और एक है मालवी, ठीक है, मालवी। लेकिन इनकी भी कई उपबोलियां हैं। जैसे मारवाड़ी की हमने देखी, मारवाड़ी की थटकी, थली, ठीक है, नागौरी, बीकानेरी, खेराड़ी, मेवाड़ी, ये सभी हमने मारवाड़ी की जो है हमने कवर की। बागड़ी, शेखावाटी, ये मारवाड़ी की उपबोलियां कवर की। फिर हमने कवर किया ढूंढाड़ी, ठीक है, दूसरा परिवार मारवाड़ी की बोलियों में ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी में तोरावाटी, राजावाटी, चौरासी, नागरचोल, किशनगढ़ी, अजमेरी, काठेड़ी और हाड़ौती। हाड़ौती इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना मत, ठीक है। ये हमने कवर किया, तोरावाटी, काठेड़ी, राजावाटी, चौरासी, नागरचोल, हाड़ौती। फिर हमने कवर की मेवाती। कौन सी की? मेवाती। मेवाती आमतौर पर अलवर और भरतपुर में मेव जाति के लोग जो है ये मेवाती भाषा बोलते हैं। लालदास जी और चरणदास जी की रचनाएं हैं। खड़ी मेवाती, राठी मेवाती, कठेर मेवाती जो है ये कुछ और उपबोलियां है। मेवाती के बाद में हमने कवर की अहिरवाटी। कौन सी की? अहिरवाटी। अहिरवाटी देखिए अलवर की बहरोड और मुंडावर क्षेत्र में अहिरवाटी बोली जाती है। आबिर जाति के लोग वहां रहते हैं। इसमें जयपुर की कोटपुतली तहसील में भी बोली जाती है। अलीबख्श के ख्याल जो है, अलीबख्शी ख्याल वो इसी में है। फिर इसके बाद में हमने मालवी को कवर किया। मालवी के लिए आपको झालावाड़, प्रतापगढ़ और कोटा जो है ये जरूर ध्यान में रखना है। झालावाड़, प्रतापगढ़ और कोटा मालवी। लेकिन इस मालवी की कई उपबोलियां, जैसे एक है निमाड़ी। निमाड़ी को दक्षिणी राजस्थान भी कहते हैं। दूसरा है रागंडी, जो मालवा राजपूतों की जो है कर्कश वाली रानी है, रागंडी, ठीक है। और कुछ बात करें तो उसमें है एमपी वाले रीजन में थोड़ी बोली जाती है, और सोंडवाड़ी, पाटवी, रतलामी और उमठवादी। तो ये है राजस्थानी भाषा और उसकी बोलियां। अब चलते हैं राजस्थानी लिपि। देखिए राजस्थानी लिपि की बात करें तो राजस्थानी लिपि का मतलब होता है कि भावों और विचारों को प्रकट करने की जो रीति होती है उसको लिपि कहते हैं। जैसे सिंधु सभ्यता के लोग अपने भावों को और विचारों को प्रकट करते थे एक किसी मुद्रा पर जो है चित्र बनाकर, ठीक है, चित्र बनाकर जो है किसी अन्य प्रकार के इस प्रकार से चित्र बनाकर जो है कवर जो है अपने भावों का प्रदर्शन करते थे, और इस लिपि को हम पढ़ नहीं पाए। इसलिए मैं सिंधु सभ्यता के बारे में हमें ऐतिहासिक जो स्रोत है उसमें पुरातात्विक स्रोतों से है जो है हमारा संबंध रहता है। साहित्यिक स्रोत ऐसा नहीं है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कोई एक हमें किताब मिली है
उस किताब ये इस ग्रंथ में हमें ये पता लगे कि सिंधु सभ्यता का ये ग्रंथ मिला है, और इस ग्रंथ से हमें ये पता लगता है कि सिंधु सभ्यता के लोगों का जीवन स्तर इस तरीके का था, धार्मिक जीवन स्तर इस प्रकार का था, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक इस प्रकार का था, यहाँ पर कोई राजा हुआ करता। तो ये पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर हमें इसकी जानकारी मिलती है। तो भाव और विचारों को प्रकट करने की जो रीति होती है वो लिपि होती है। राजस्थान में दो, एक है मुड़िया लिपि और एक देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि तो आधुनिक लिपि जिससे राजस्थानी भाषा का उद्भव, राजस्थानी भाषा को लिखा जाता है, ठीक है, जो हिंदी की। मुड़िया लिपि आमतौर पर जो हमारे सेठ साहूकार होते हैं वो जो है जिस तरीके से लिखते हैं इस तरीके से, तो ऊपर जो है जैसे चीनी चीनी, ठीक है, दाल 1 किलो दाल 3 किलो, ऊपर जो है वो चना। तो हमें मुड़िया लिपि ज्यादातर, हमें एक तो ऊपर लाइनें नहीं होती, हमें समझ में नहीं आता है मुड़िया लिपि, ठीक है। जैसे बनिया के पास में आसपास में गए होंगे तो मुड़िया लिपि महाजनों और बही खाता रखने की उनकी लिपि है, और राजस्थानी लिपि जो है मूल रूप से वर्तमान में जो है वो देवनागरी है, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा, राजस्थानी भाषा और बोलियों के संबंध में ये हमने कवर किया। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान का लोक संगीत। कौन सा है? लोक संगीत। देखिए, लोक संगीत की बात करें तो लोक संगीत के अंतर्गत ये टॉपिक आरएस के अलावा राजस्थान के हर एक एग्जाम में शामिल किया गया है। लोक संगीत के अंतर्गत टॉपिक आते हैं, लोक गायन की शैलियां आती है, राजस्थान में लोक संगीत का ही भाग है। लोक गीत जो है वो भी लोक संगीत में आते हैं। राजस्थान में लोक गीत गाने वाले जो संगीत जीवी जातियां हैं वो भी इसी के भाग है। और लोक वाद्य जो है, सुशीर वाद्य, घन वाद्य, ये वाद्य वो वाद्य, तो वो भी लोक संगीत के अंतर्गत ही शामिल किए जाते हैं। इसको प्री और मेंस के हिसाब से कवर करेंगे। देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लोक गीतों को संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला का है कि लोकगीत आपके वो है जो आपकी संस्कृति को एक से दूसरे स्थान पर, एक इंसान से दूसरे, एक क्षेत्र से दूसरे स्थान पर जो है सुखद लोक गीतों के रूप में जब आपके भाव विचार, राजा महाराजाओं की कहानियां अगर प्रस्तुत होती है तो उसमें सुखद अनुभव तो होता ही होता है, ठीक है। एक अच्छे तरीके से उसका जो है प्रतीत जो है उसको प्रतीत पेश किया जाता है। देवेंद्र सत्यार्थी के अनुसार लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र होते हैं। जब मैंने ये इसलिए दो कथन दिए हैं, आप लोक संगीत के बारे में सवाल आए तो यहीं से शुरुआत करें कि लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र होते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक से। सबसे पहले टॉपिक हम शुरू करेंगे राजस्थान के लोक वाद्य, और ठीक है, कौन कौन से ऐसे वाद्य हैं जो आम जनता अपने गीत वगैरह गाने के समय जिनका उपयोग करती है, किस तरीके से उन्हें बनाए जाते हैं, कौन सी वस्तुओं से बनाए जाते थे, उन्हीं को लोकवाद्य कहा जाता है। ये लोकवाद्य 4 भागों में बांटे गए। एक जिसको कहा जाता है तत्वाद्य, एक जिनको कहा जाता है सुशीर वाद्य, एक जिन्हें कहा जाता है अवनद या ताल वाद्य, और एक जिन्हें घन वाद्य कहा जाता है, ठीक है। तो तत्वाद्य, सुशीर वाद्य, अवनद वाद्य या घन वाद्य, ये 4 प्रकार के जो है लोकवाद्य, इन्हें हम कवर करेंगे एक एक कर। सबसे पहले चलते हैं तत्वाद्य की तरफ। तत्वाद्य की तरफ देखिए, तत्वाद्य का मतलब ये होता है कि जिसमें तार से, तत्वाद्य जिसमें तार से ध्वनि उत्पन्न होती है। तार से क्या होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है, उन्हें तत्वाद्य कहा जाता है। जैसे सबसे पहले देखिए सारंगी, ठीक है, सारंगी, आप ये फोटो देख रहे हैं सारंगी, तो इसमें जो ये लकड़ी है इसको कहते हैं गज। इस गज पर जो है एक तार होता है पतला सा, यहां पर वो होता है घोड़े की पूंछ का बाल होता है, और जो ये सारंगी, इस पर जो ये 3 तार आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाले, ये तार जो है बकरी की आंत के तार होते हैं। बाप रे, बकरी की आंत के तार होते हैं, ठीक है ना, आंत के तार होते हैं। मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा, ये रिकॉर्डेड क्लासेस है, तो आप जो जिनके भी मैसेज आ रहे हैं तो मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये लाइव क्लास नहीं है, ठीक है। तो देखिए, तार का उपयोग किया जा रहा है। जब गज को इसके ऊपर जो है ऐसे ऐसे किया जाएगा तो ध्वनि उत्पन्न होगी, ठीक है, ध्वनि उत्पन्न होगी। तो ये तत्वाद्य से ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है, जिसके तार बकरी की आंत से होते हैं और गज का तार होता है घोड़े की पूंछ के बाल का होता है। और ये जो लकड़ी होती है ये सागवान की लकड़ी होती है, सागवान की लकड़ी से बनाया जाता है।
ये सारंगी के भी कई प्रकार है राजस्थान में, जैसे एक है धानी सारंगी। इस धानी सारंगी से निहाल दे की कविता का जो है उल्लेख किया जाता है। एक है गुजरातन सारंगी, ये लंगा जाति के लोग जो है वो गुजरातन सारंगी का प्रयोग करते हैं। जोगिया सारंगी, भरतहरी की कहानी जो है, भृतहरी जिसको राजस्थान में भरतहरी भी कहते हैं आमतौर पर, लिखने में तो थोड़ा ये अलग है, भृतहरी, ठीक है, भृतहरी ऐसे लिखते हैं, लेकिन आमतौर पर बोलने में भरतहरी। जोगिया सारंगी का उपयोग किया जाता है। जड़ी या पहलेदार सारंगी का उपयोग मांगणिया जाति के लोग करते हैं। तो सारंगी के भी 4 प्रकार है, धानी सारंगी, निहाल दे की कविता, गुजरातन सारंगी, लंगा जाति के लोग यूज में लाते हैं, जोगिया सारंगी, भरतहरी की कहानी इसका जो है उसमें उपयोग किया जाता है, और जड़ी या प्यालेदार सारंगी जो है मांगणियार जो लोग हैं वो इसका उपयोग करते हैं। ये जरूर ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़े तो आगे देखिए इक तारा, तत्वाद्य इक तारा, जिसमें एक ही तार है, ठीक है, इसमें एक तार है, इसलिए इसे इक तारा कहा जाता है। और इसका जो संबंध है, देखिए इसका संबंध जो माना जाता है कि ये नारद मुनि, ये राजस्थान का एक आदि वाद्य, पुराना वाद्य माना जाता है, और ज्यादा विकसित वाद्य नहीं। आप देखोगे फोटो में तो बड़ा सिंपल लग रहा है। इक तारा, एक हाथ में इक तारा रखा जाता है, नारद मुनि आपने देखा होगा, और दूसरे हाथ में वो जो है खड़ताल रखते थे। इक तारा और खड़ताल को साथ में बजाते थे, ठीक है, नारायण नारायण आपने सुना होगा जो है, तो ये इक तारा। अगला है रावणहत्ता, ये राजस्थान का सबसे प्राचीनतम लोकवाद्य माना जाता है, रावणहत्ता। देखिए रावणहत्ता में ये जो आप देख रहे हो ना, ये फोटो यहाँ पर देखिए, नारियल का खोल है, ये नारियल है, नारियल का खोल है। इस नारियल के खोल पर जो है बकरे का चमड़ा जो होता है उसको रखा जाता है, उसको बांध दिया जाएगा। भाई नारियल का खोल है, उसको बंद भी करना पड़ेगा, बकरे का चमड़ा जो है इसको बांध देंगे, फिर ऊपर जो है तार बांधेंगे यहाँ पर, ठीक है, तार बांधेंगे। ये गज है, ये गज है। तो राजस्थान में देखिए प्राचीनतम लोकवाद्य, पाबूजी की जो फड़ है, जो राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ मानी जाती है, पाबूजी की फड़ लोकप्रिय फड़ मानी जाती है, बाबूजी की फड़, ठीक है। और नायक या आयड़ जाति के भोपे, आपने सुना होगा, नायक या आयड़ जाति के भोपे बाबूजी की फड़ का वाचन जो है वो रात्रि में करते हैं। राजस्थान की एकमात्र फड़ जिसका वाचन दिन में होता है वो है रामदला एवं कृष्णदला की फड़, दला की फड़, जो हाड़ौती रीजन में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। तो पाबूजी की फड़ है, लोकप्रिय है, नायक के आठ जाति के भोपे है। रावणहत्ता वाद्य यंत्र ये कैसा है, तत्वाद्य, तार से तत्वाद्य, ठीक है, प्राचीनतम लोकवाद्य माना जाता है। आगे जंतर, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप ये ग्रीन कलर का फोटो देखना, जंतर है, दिखने में थोड़ा यूनिक है, लगता ही नहीं है कि अब ये जंतर कैसा है कि इसके ऊपर यहाँ पर तार है, यहाँ पर तार है, ठीक है, इसको गले में लटकाया जाता है, बीच में जो है गला जो है रख देंगे, गले में लटकाया, फिर जो है इसको जो है इसका यूज करेंगे। और आपने नाम सुना होगा देवनारायण जी की फट जो है, गुर्जर जाति के भोपे जो है वो जंतर, और ये देखिए वीणा जैसा होता है, इसका प्रारंभिक आकार वीणा होता है, वीणा जैसा होता है, लेकिन ये बजाया जाता है तार से। ये यहाँ पर जो है सपोर्ट के लिए जो है इसमें जो है आप देखिए कंधे पर इसको गले में टांग कर जो है रटका लगाया जाता है, ठीक है। तो जंतर एक तत्ववाद्य है, और आप देखिए देवनारायण जी की जो फड़ है, गुर्जर जाति के भोपे जो है वो जंतर वाद्य यंत्र का उपयोगी यूज कर उसका करते हैं, वीणा का प्रारंभिक रूप माना जाता है। आगे चलते हैं कमाईचा, ये भी तत्ववाद्य, आप देखिए कमाईचा, ये कमाईचा जो है ना, ये हमेशा इसका जो ये वाला भाग होता है ना कमाईचा, ये बहुत बड़ा होता है, गोल आकार में कमाईचा, और ये मांगणियर जाति के जो लोग होते हैं ना, ये कमाईचा, और ये ईरानी वाद्य यंत्र माना जाता है, थोड़ा रेगिस्तानी वाद्य यंत्र है, ईरानी वाद्य यंत्र माना जाता है, ठीक है कैसा तत्ववाद्य, तार है तत्ववाद्य। और मांगणियर जाति, मांगणियर गायकी तो राजस्थान की फेमस है, देश विदेश में इन्होंने अपनी पहचान बनाई है। तो कमाईचा जरूर ध्यान में रखिएगा, है तो सारंगी जैसा, देखो आप सारंगी कहाँ गई, ये रही सारंगी, देखो सारंगी जैसे ही, लेकिन सारंगी का ये जो पीछे वाला भाग होता है ना, ये चौकोर होता है, ये चौकोर होगा, ठीक है, सारंगी का। लेकिन ये जो कमाईचा है ना, इसका पीछे वाला भाग जो है हमेशा गोल होगा, ठीक है, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला तत्ववादी हमारा भपंग, लगता तो नहीं है तत्ववादी, लेकिन ये तत्ववादी, देखिए भपंग। इसमें आप देखिए भपंग जो है ये डमरू होता है, लेकिन नीचे से इसका मुंह खुला होता है, और नीचे से जो है डोरी लटकती है इस तरीके से, ये जो है भपंग बना देते हैं थोड़ा बहुत, एक मिनट,
हाँ, ये भपंग बना दिया, ठीक है। अब ये अंदर से जो है खोखला होता है, यहाँ से इस तरीके से खोखला होता है, ठीक है। ऊपर से जो है इस पे ढक्कन होता है, ऊपर से ढक्कन बंद होता है। फिर यहाँ पर एक जो है एक धागा इस तरीके से लटकता है। फिर नीचे जो है ये कील जैसा कुछ जो है लटकाया हुआ रहता है, ठीक है ना, ये लटकाया हुआ रहता है कील जैसा इस तरीके से। अब आदमी क्या करता है, जब भपंग ऐसे यहाँ से तो पकड़ेगा, ठीक है, यहाँ से पकड़ेगा बीच में से, और यहाँ से जो है नाखून से जो ऐसे ऐसे करता रहेगा, तो अंदर से जो है ध्वनि निकलेगी ऐसे बाहर, ठीक है, बहुत शानदार ध्वनि निकलती है। इसको कहते हैं भपंग। ये रहा फोटो आप देख सकते हैं, भपंग। ये डमरू की आकृति जैसा होता है। अलवर में जोगी जाति के जो लोग हैं, राजा भद्रहरि की जब कहानी या कथा जब लोगों के सामने पेश करते हैं, तो उसमें भपंग को भी साथ में बजाते रहते हैं, तत्वाते हैं। भपंग में जहर खां मेवाती और उमर फारूक मेवाती साहब जो है, ये दोनों भपंग के बहुत बड़े कलाकार माने गए। जहर खां मेवाती और उमर फारूक मेवाती साहब का जो है नाम जरूर ध्यान में रखिएगा। आगे तंदुरा। तंदुरा इसको वेणो भी कहते हैं, वीणा जैसा होता है। कामर जाति के जो लोग हैं, 13 ताली जब लोक नृत्य किया जाता है, तो उसमें जो है तंदुरे को पीछे जो है गीत गाया जाता है, तब बजाया जाता है। तत्ववादी में अन्य तत्ववादियों की बात करें तो नाम भी केवल पता है तो हमें रबाब है, रबाब है, चिकारा है, गुजरी है, सुरिंदा है और दुकाको है। दुकाको, ठीक है, वापस बता देता हूं। रबाज है, रबाब है, चिकारा है, गुजरी है, सुरिंदा है और दुकाको है। तो ये राजस्थान के तत्ववाद्य है। कौन कौन से तत्ववाद्य, वापस एक बार केवल नाम। सारंगी, ठीक है, सारंगी के बाद में हमने कवर किया इकतारा, इकतारा के बाद हमने कवर किया रावण हत्ता, रावण हत्ता के बाद हमने कवर किया जंतर, जंतर के बाद हमने कवर किया कमाईछा, कमाईछा के बाद में हमने कवर किया भपंग, तंदुरा, और उसके बाद में अलग हमने किया है रबाज, रबाब, चिकारा, गुर्जरी, सुरिंदा और दुकाको, ठीक है। रबाज, रबाब, चिकारा, गुर्जरी, सुरिंदा और दुकाको, ये भी जो है क्या है, राजस्थान के प्रमुख तत्ववाद्य हैं। तत्ववाद्य कवर किए, हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो अगले हैं सुशिर वाद्य, ठीक है। सुशिर वाद्य की तरफ। सुशिर वाद्य का मतलब क्या होता है, ऐसे वाद्य यंत्र जिसमें फूंक मारने से जो है ध्वनि निकलती है या राग निकलती है, तो उसको क्या कहेंगे कि सुशिर वाद्य। अब आप इमेजिन कर सकते हैं, जैसे नाम बताओ, जैसे अलगोजा, ये देखो अलगोजा। जैसे आपने पुंगी देखी होगी, पुंगी, जैसे बांसुरी देखी होगी। बांसुरी क्या है, सुशिर वाद्य है। बांसुरी भी सुशिर वाद्य है। फूंक मारोगे तो ध्वनि निकलेगी। लेकिन बांसुरी और अलगुजा में एक ही फर्क है कि बांसुरी जो होती है वो एक नालीदार होती है, सिंगल नाली होती है, और अलगुजा में दो होती है, दो बांसुरियां एक तरीके से, ठीक है ना, ये देखिए, ठीक है, दो नालीदार जो है नलियां होती है, जिसमें 4 छोटे छोटे छेद होते हैं। 2 अलगोजे मुंह में रखकर जो है मीणा आदिवासी व ग्रामीण क्षेत्र में ये प्रचलित है। फूंक मारकर जो है ध्वनि निकलती है, अलगोजा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ये जरूर ध्यान में रखना, ये सुशिर वाद्य है, सुशिर वाद्य, ठीक है। अगला है पुंगी। ये तो सिंपल है। पुंगी तुम्बे से बनी है, कालबेलिया जाति के लोग हैं। तुम्बे के निचले हिस्से में 2 नालियां होती है। देखो ये जो है, इसके नीचे पुंगी में भी हमेशा 2 नालियां होगी इस तरीके की, ठीक है, ध्वनि निकलती है, ध्यान में रखिएगा। नाक से सांस लेकर इसको निकाला जाता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पुंगी और कालबेलिया जाति के लोग जो है पुंगी का उपयोग करते हैं। आगे मशक, एक मिनट, सॉरी, मशक। अब देखो ये है फोटो, और इस फोटो में आप देखिए ये भाई साहब जो है ये यहाँ से फूंक मार रहे हैं, और ये एक थैली है ना। इस थैली में जो है देखिए हवा भरती है, और यहाँ से ये देखिए हवा निकलने का जो स्थान है। तो मशक एक्चुअल में क्या है कि ये एक्चुअल में ये जो थैली है ना, इसमें ये बकरे के चमड़े की होती है, बकरे का इसमें चमड़ा होता है इस मशक में। इसमें एक ओर से हवा भरते हैं, आगे 2 नालियां होती हैं, इन 2 नालियों से जो है हवा बाहर निकलती है। जब हवा बाहर निकलती है तो इससे शानदार ध्वनि निकलती है, राग निकलती है। और विशेष रूप से ये सवाई माधोपुर में जो भैरू जी के भोपे होते हैं, ये इस मशक का उपयोग करते हैं, ठीक है, मशक का उपयोग करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सवाई माधोपुर में भैरू जी के भोपे जो है ये मशक का उपयोग करते हैं। बकरे के चमड़े का उपयोग किया जाता है, जिसमें एक ओर से हवा भरते हैं, दूसरी ओर 2 नालियां होती हैं।
इन दो नालियों से, एक और से हवा भरते हैं, दूसरी ओर दो नालियां होती है, इन दो नालियों से हवा निकलती है। सवाई माधोपुर में बड़ी फेमस है और भैरू जी के भोपे जो है वो इसका उपयोग करते हैं मशक का। ये जरूर ध्यान में रखिए। है कैसा? तो सुशीर वाद्य, क्योंकि हवा फूंक मार रहे हैं आप। अगला चलते हैं बांकिया। बांकिया जो है ये पीतल से बना होता है और सरगुड़ों का एक खानदानी वाद्य यंत्र होता है। फोटो तो नहीं मिला बांकिया, लेकिन ये आमतौर पर है कुछ ऐसा ही बांकिया। ठीक है, फुंगल या रणबेरी। देखिए रणबेरी इसको कहते हैं, भुंगल या रणबेरी। जब युद्ध होता था, आमतौर पर सूचना देनी होती थी, तो भुंगल और एक और वाद्य यंत्र जिसका भी आप उपयोग करेंगे। तो जो है एक आदमी यहाँ पर जो है राजा के दरबार का व्यक्ति यहाँ पर फूंक मारता था पगड़ी उगड़ी पहन के, जो है ये जो है युद्ध की घोषणा होने वाली है या राजा का कोई इंपॉर्टेंट जो है संदेश वगैरह है, तो उसको संदेश वगैरह को जो है लोगों तक पहुंचाना हो, तो फिर जो है भुंगल या रणबेरी का उपयोग किया जाता था और आमतौर पर सूचना दी जाती थी। ठीक है, युद्ध से पूर्व बनाया जाता था। फूंक मारा जाता है तो भुंगल या रणबेरी कैसा है? सुशीर वाद्य। अभी वर्तमान में मेवाड़ के भवाई है, मेवाड़ के भवाई जाति के लोग जो है उनका ये प्रमुख जो है लोकवाद्य है। अभी वर्तमान में जैसे गांव में जनता को एकत्रित करना है, तो अभी तो रेडियो आ गए, पहले जो है भुंगल या रणबेरी का ही उपयोग किया जाता था। तो इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे शहनाई या नफीरी। देखिए शहनाई तो आपने देखा होगा कि भारत में बिस्मिल्लाह खान साहब शहनाई बहुत सुंदर वाद्य यंत्र होता है। थोड़ा सा बांसुरी से लंबा होता है और इसका आगे का मुंह भी जो होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, इस तरीके से। ठीक है, और ये इसको मुंह में रखा जाता है और यहाँ पर छेद होता है। फिर बांसुरी बजाई जाती है, फूंक मारी जाती है। फूंक मारोगे तो आगे से ध्वनि निकलती है। ये शहनाई या नफीरी सुरीला वाद्य यंत्र होता है। ये जो होता है आमतौर पर शीशम या सागवान की लकड़ी से बनाया जाता है। और भारत में बिस्मिल्लाह खान साहब जो है वो शहनाई के या नफीरी के बहुत बड़े विद्वान माने गए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैं हर बार कहता हूँ मोरचंग। ये सिंपल सा वाद्य यंत्र, बड़ा सिंपल वाद्य यंत्र है। इसको यहाँ से हाथ से पकड़ा जाएगा, इसको होठों के बीच में रखा जाएगा और फूंक मारी जाती है और इससे ध्वनि निकलती है। तो फूंक मार रहे हो, ये होठों के बीच में रखा जाता है। इसको अब ये YouTube पर आप देख सकते हैं, वीडियो है। लोहे का बना वाद्य यंत्र होता है मोरचंग, बड़ा फेमस है, इसे जरूर ध्यान में रखिएगा। और ये कैसा है? सुशीर वाद्य यंत्र। कैसा है? सुशीर वाद्य यंत्र है, इसे जरूर ध्यान में रखिएगा। आगे तुरही देखो, ये रही तुरही क्या होती है कि जो रणभेरी होती है उससे थोड़ी आकार में बड़ी होती है। ये जैसे हमने किया ना, ये भुंगल या रणभेरी बराबर आप याद रखिएगा तुरही। ये भी युद्ध के समय बजाई जाती थी तुरही भी, और ये थोड़ी बड़ी है, ध्वनि बहुत दूर तक जाती है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। फूंक देखकर जो है इसका उपयोग किया जाता है तुरही का। आए सवाल तो ध्यान में रखिएगा, सुशीर वाद्य है फूंक। आगे है नड़। इसका फोटो तो नहीं मिला, लेकिन कगोर वृक्ष की लकड़ी से ये बनाया जाता है। करना भील एक बहुत बड़े प्रसिद्ध जो है ये कलाकार है, जो नड़ का उपयोग करते हैं, उससे ध्वनि निकालते हैं और मरु भाषा में बड़ा जो है इसका उपयोग किया जाता है। अन्य सुशीर वाद्यों की बात करें, सुशीर वाद्य यंत्रों की, तो सतारा है, नागफनी है, सिंगा सिंगी है और बांसुरी है। ठीक है, सतारा है, नागफनी है, सिंगा सिंगी और बांसुरी। तो ये जो है अन्य सुशीर वाद्य है। तो सुशीर वाद्य देख लीजिए कौन कौन से हैं। हमने सबसे पहले तत्ववाद्य किया था, उसके बाद सुशीर वाद्य का मतलब ये होता है कि आप फूंक मारोगे और ध्वनि निकली, जिसमें अलगोजा, ठीक है, अलगोजा है, पुंगी या बीन है, आगे मशक है, बांकिया है, भुंगल या रणभेरी है, आगे शहनाई है, मोरचंग है, ठीक है, मोरचंग है, तुरही है, नड़ है, और अगर बात करें आगे तो सतारा, ठीक है, सतारा है, नागफनी है, सिंगा सिंगी है और बांसुरी। ये राजस्थान के प्रमुख सुशीर वाद्य यंत्र हैं। आगे चलते हैं अवनद या ताल वाद्य यंत्र। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि क्लास रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड क्लास है, तो मैं आपके कमेंट तो नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन आपके लिए ही ये बनाई गई है ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये उपयोग में आए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको इससे हेल्प मिले। तो नोट्स जरूर बनाते जाएं और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर जो है आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। और जो भी जुड़ने के लोग इच्छुक है, पुरोहित 10 मेरा कोड है, इस पुरोहित 10 कोड से जो है आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं क्लास की पुनः। ठीक है, अवनद वाद्य यंत्र। देखिए अवनद या ताल वाद्य यंत्र क्या है? आप देखोगे अवनद या ताल वाद्य यंत्र की बात करें हम,
तो वे वाद्य यंत्र, ठीक है, अवनद या ताल वाद्य यंत्र, वे वाद्य यंत्र जिसको आप, जो चमड़े से बने हैं, कैसे बने हैं, चमड़े से बने हैं, ठीक है, उसके ऊपर चमड़े का खोल होगा, इस तरीके से, जैसे ढोल नहीं होता, चमड़े का खोल होगा, लेकिन चमड़ा जरूर उपयोग किया जाएगा। फिर उसको पीटा जाएगा, जैसे इंसान का शरीर चमड़े का होता है, फिर उसको पीटते हैं तो पीटने से ध्वनि निकलती है, ठीक है इंसान को पीटने से चमड़े का बना तो फिर ध्वनि निकलती है, साउंड, मैजिकल साउंड, ठीक है, साउंड। इसी तरीके से चमड़ा जो है, चमड़े के बने ये होते हैं, इस इंपॉर्टेंट ये अवनद या ताल वाद्य यंत्र में हमेशा चमड़ा की पॉइंट है। फिर इसको पीटा जाएगा, पीटने से क्या होगा, ध्वनि उत्पन्न होगी। जैसे जैसे देखिए, ये देखिए नौबत, ढोल थोड़ा छोटा होता है, नौबत बड़ी होती है, ठीक है, ढोल छोटा होता है, नौबत, आप देखिए ये बहुत बड़ा है, ठीक है, इसमें जो ये लकड़ी इससे पीटेंगे, ये क्या है, चमड़ा, चमड़े का बना हुआ है, लकड़ी से पीटोगे ध्वनि निकलती। अब ये जो है नौबत, ये अर्ध अंडाकार है, अंडा पूरा होता है, ये अर्ध अंडाकार है बिल्कुल है, और इसमें भैंस की खाल होती है, इस पर थोड़ा मोटा होता है, हेल्दी होता है, भैंस की खाल होती है। मंदिर या महल के बाहर रखा जाता था पहले, और जोर जोर से पीटा जाता था, ध्वनि निकलती थी। पीटने वाला भी जो है थोड़ी देर बाद थक जाता था, सुनने वाले भी थोड़ी देर बाद चले जाते थे, ठीक है। नौबत अर्ध अंडाकार कुंडी है, भैंसे की खाल का बना होता है, और कैसा है, अवनद, क्योंकि इसको पीट, फोक नहीं मारी जा रही है, तार से ध्वनि नहीं उत्पन्न हो रही है, उंगली से जो तार से ध्वनि नहीं, चमड़े का है, पीट कर ध्वनि निकल रही है, ठीक है, नौबत। अगला है मांदल। मांदल में क्या होता है कि मांदल जो है, इसमें होता तो ऐसा ही है, लेकिन ये जो है, इसके नीचे वाला भाग जो होता है वो मिट्टी का आमतौर पर बना होता है, ठीक है, मिट्टी का, और मिट्टी का बना होता है। मौलेला, राजसमंद में मौलेला के जो कलाकार है वो मिट्टी का बनाते हैं, फिर उसके ऊपर जो है आप देखिए चमड़े की खोल चढ़ाते हैं, ठीक है, चमड़े की। लेकिन नीचे वाला भाग जो होता है वो लकड़ी का नहीं होता, मिट्टी का होता है, चमड़े की खोल रखी जाती है, फिर इसको जो है लकड़ियों से पीटा जाता है मांदल को, ठीक है। राजसमंद में मौलेला के जो कलाकार हैं वो इसको, मिट्टी को पकाकर इसका उपयोग करते हैं। भील और ग्रासिया में इसका खूब उपयोग है, मौलेला, मांदल का, ठीक है, मांदल का। चंग, ये देखिए चंग, ये चंग है, एकदम पूरी वृत्त के आकार की है चंग, ऊपर चमड़े की खोल है, फिर इसको हाथ से आप चंग को बजाओगे, ठीक है। शेखावटी क्षेत्र में होली के अवसर पर, शेखावटी क्षेत्र में होली के अवसर पर जो चंग का नृत्य किया जाता है, चंग नृत्य के समय जो है चंग वाद्य यंत्र, लेकिन दिमाग में याद रखो, चंग आते ही फोटो आते ही चमड़ा और पीटेंगे तब ध्वनि निकलेगी, ठीक। कुछ करने से क्या करने, फूंक मारने से ध्वनि निकलती है, फूंक तो मारनी पड़ेगी, कुछ किया, फूंक मारने से ध्वनि निकलती, तो सुशिर वाद्य यंत्र। तार को टिक टिक ऐसे करने से ध्वनि निकली तो तत् वाद्य यंत्र। चमड़े को पीटा तो ध्वनि निकली, ठीक है, तो अवनद वाद्य यंत्र या ताल वाद्य यंत्र, जिसमें नौबत, मांदल और चंग। आगे बढ़ते हैं, आगे डेरू। डेरू ऐसा ही होता है, आम की लकड़ी के ऊपर चमड़ा, आम की लकड़ी का वाद्य यंत्र होता है, और उस पर जो है चमड़ा मट दिया जाता है, ठीक है, उसको डेरू कहते हैं। फोटो नहीं मिला। भिल लोगों में बड़ा फेमस है। आगे है ताशा, इसको कई बार ऐसे भी लिखते हैं, ताशा। आपने वो नासिक ढोल का नाम सुना होगा, उसके पास में ऐसा एक बजाने वाला होता है आदमी, है ना, वो लकड़ी की पतली पतली जो डंडिया होती है प्लास्टिक की, जिसको, तो ये ताशा ही है। और ताशा आमतौर पर जो है मुसलमानों में बड़ा फेमस है, मुस्लिम धर्म में बड़ा फेमस है। ताशा को नासिक के साथ बजाया जाता है। ताशा तो गले में लटका कर दो बड़ी पतली डंडियों से, और बकरी की खाल मड़कर इसको बनाया जाता है, ठीक है। आजकल तो प्लास्टिक के आगे, आजकल तो प्लास्टिक के आगे, लेकिन बकरी की खाल को जो है मड़कर बनाया जाता है ताशा। तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा, ताशा या ताशा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैसा है, तो अवनद या ताल वाद्य यंत्र। आगे खंजरी। खंजरी, ढप जो होता है ना, ढप बजाने का, ढप से छोटा होता है। निर्गुण भक्ति संत जो है उस खंजरी का उपयोग करते हैं। तो ये थे राजस्थान के अवनद या ताल वाद्य यंत्र, जो चमड़े के होते हैं, पीट कर बजाते हैं। कुछ और बात करें तो मृदंग है। अब ढोल ढोलक नगाड़ा तो सबको याद है, ढोल ढोलक नगाड़ा, जैसे गांव में मंदिरों के फोटो याद आते, ढोल ढोलक और नगाड़ा, ठीक है, चमड़े के होते हैं, बजाते पीट के। इसके अलावा डमरू, देखो डमरू चमड़े का होता है, फिर वो डंडिया उसको जो वो पीटते तब जाके वो, जैसे पीट तब जाके उससे ध्वनि निकलती है। धांसा है, माठ है, कुछ ये अन्य जो है, ये कैसे अवनद या ताल वाद्य यंत्र है। तो वापस एक एक कर हम कवर करते हैं। देखिए, अवनद या ताल वाद्य यंत्र ऐसे वाद्य यंत्र जो चमड़े के बने होते हैं, जिसको पीटा जाता है तब ध्वनि निकलती है। हमने नौबत किया, मांदल किया, चंग किया, डेरू किया, ताशा हमने कवर किया, खंजरी किया।
फिर कुछ अन्य की बात करें तो मृदंग है, ढोल, ढोलक, नगाड़ा, डमरू, धौसा और माठ। डमरू, धौसा और माठ, ठीक है। तो ये क्या है, राजस्थान के अवनद या ताल वाद्य यंत्र। कुछ ऐसे और वाद्य यंत्र जिसको कहते हैं घन वाद्य यंत्र। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, घन वाद्य यंत्र और देखो, घन वाद्य यंत्र और अवनद वाद्य यंत्र दोनों को पीटने पर ध्वनि निकलती है, लेकिन अवनद वाद्य यंत्र में एक चीज यह है कि अवनद वाद्य यंत्र जो होगा ना, अवनद या ताल, इसमें हमेशा जो भी इंस्ट्रूमेंट बनाया जाएगा उसमें चमड़े का प्रयोग किया जाएगा, चमड़े का प्रयोग किया जाएगा और उसको पीटा जाएगा, तो उससे ध्वनि निकलेगी। घन वाद्य यंत्र जो है, इसमें जो वाद्य यंत्र बनाया जाएगा उसमें किसी धातु का उपयोग किया जाएगा और उसको फिर पीटा जाएगा। पीटा तो दोनों को जाएगा, लेकिन एक धातु है, ठीक है। इसमें घन वाद्य यंत्र में हमेशा धातु का प्रयोग किया जाएगा, या तो आपस में उनको पीटो एक दूसरे को, या जो है दूसरे से पीटो, ठीक है। यह है, तो घन वाद्य यंत्र में धातु की पॉइंट है, अवनद वाद्य यंत्र में चमड़ा की पॉइंट है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे घन वाद्य के एग्जाम्पल देखिए, आपको समझ में आ जाएंगे। जैसे देखो मंजीरा, मंजीरा देखो कोई चमड़े का उपयोग नहीं है, क्या है, धातु। कौन सी धातु है, पीतल व कांसा, पीतल व कांसे का मिश्रण होता है। हमेशा जोड़ी में एक दूसरे को पीटा जाता है, पीटेंगे तो ध्वनि उत्पन्न होगी, ठीक है। आमतौर पर कामर जाति की जो महिला है 13 ताली में, ठीक है, कामर जाति की महिला जो 13 मंजीरा, आपने नाम सुना होगा। कामर जाति की महिला जो है 13 मंजीरों को जो है अपने अलग अलग जगह यूज, जैसे 9 इस तरफ दाहिने हाथ में होती है, 2 कोहनी के ऊपर, 2 हाथों में रखकर, जब 9 दाहिने पैर पर होता है, सॉरी दाहिने पैर पर, 2 कोहनी के ऊपर, 2 जो है हाथों में रखकर, यानी 9, 2 11 और 2 13, ठीक है। तो कामर जाति के लोग जो है ये इस तरीके से, तो इसमें हमेशा देखिए धातु का, जैसे घन है, घन, घन तो धातु, कैसे ये घ है तो ये ध है, ठीक है, ऐसे याद रखो, घ ध, ठीक है, धातु। फिर है झांझ, ये देखिए झांझ, मंजीरों से जो बड़ा होता है वो झांझ, झांझ मंजीरा जैसा ही होता है, लेकिन थोड़ा मंजीरों से मंजीरे छोटे होते हैं, झांझ बड़ा होता है, ठीक है। और शेखावाटी क्षेत्र में जब कच्ची घोड़ी लोक नृत्य किया जाता है तो उसमें झांझ बजाई जाती है। क्या बजाई जाती है, झांझ। कैसा है ये, घन वाद्य यंत्र, ऐसा है घन वाद्य यंत्र। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, घन वाद्य यंत्र। आगे देखो, आगे करताल, ये देखिए करताल और खड़ताल, ये दोनों जो है घन वाद्य यंत्र है, ठीक है। करताल और खड़ताल अलग अलग होती है, करताल वो खड़ताल, ठीक है। यहां पर धातु का मतलब धातु में लकड़ी भी है, ठीक है, चमड़ा नहीं है, बस ये है कि चमड़ा नहीं, चमड़े को छोड़कर जो भी है, ठीक है। करताल देखिए, करताल में क्या होता है कि लकड़ी के साथ पीतल की तस्तरियां होती है बीच बीच में, करताल में, ये करताल होता है। खड़ताल क्या होता है, खड़ताल में केवल लकड़ी की तस्तरियां होती है, ये इसमें केवल लकड़ी की तस्तरियां होती है, केवल लकड़ी, ठीक है। लेकिन खड़ताल में तो केवल लकड़ी, लेकिन करताल में क्या होता है कि लकड़ी के साथ में क्या है कि ये पीतल की तस्तरियां होती है। अब यहाँ पर अंगूठा वगैरह आप वो रखो और फिर उसको बजाओ तो ध्वनि निकलेगी, ठीक है ना। तो करताल कैसा है, एक घन वाद्य यंत्र है, ठीक है। पीटने से ध्वनि तो निकल रही है, दोनों को आपस में पीटेंगे, लेकिन इसमें चमड़े का कोई उपयोग नहीं है। ऐसा ही चिमटा, अब गांव घर में चिमटा है, उसको ऐसे ऐसे करोगे, लोहे का बना होता है, ऐसे ऐसे करोगे तो ध्वनि निकलेगी, तो कैसा है, घन वाद्य यंत्र है, घन। ऐसे है भरनी, भरनी में क्या होता है कि मिट्टी के मटके, भरनी कुछ इस तरीके से होता है, देखिए मिट्टी का मटका होता है, इस मिट्टी के, ठीक है। एक तो है भरनी और एक है मांदल। मांदल कैसा था, मांदल में क्या था कि मांदल में ऊपर चमड़ा मढ़ दिया जाता है, चमड़ा मढ़ दिया जाता है तो वो अवनद हो जाता है। लेकिन भरनी में क्या होता है कि मटके के ऊपर यहाँ पर कांसे की प्लेट से ढक दिया जाता है। कौन सी प्लेट होती है, कांसे की प्लेट, कांसे की प्लेट से ढक दिया जाता है। कांसे की प्लेट से ढका, फिर उसको आप पीटोगे तो आप ध्वनि निकलेगी। तो ये कैसा है, घन वाद्य यंत्र है। अवनद क्यों नहीं है, क्योंकि अवनद, क्योंकि यहाँ पर चमड़ा नहीं है। अगर यहाँ पर चमड़ा हो जाता तो ये मांदल हो जाता, क्या हो जाता, मांदल। तो ये भरनी जैसे जुड़ जाए, राजस्थान के पूर्वी अंचल में इसको जो है बजाया जाता है, ठीक है। तो भरनी क्या है, एक घन वाद्य यंत्र है। ऐसे आगे बढ़ो तो झालर, झालर सबको पता है, झालर जो है कांसे और तांबे की बड़ी मोटी मोटी प्लेट होती है, चक्राकार, और इसको डंडी से पीटा जाता है। किलो में पहले झालर बजाई जाती थी, आजकल तो मंदिरों में है। रमजोल, रमजोल कैसे होते हैं, घुंघरू जैसे होते हैं, जो आपके चमड़े की, जैसे चमड़े की पट्टी के ऊपर जो है, चमड़े की पट्टी के ऊपर देखिए ध्वनि चमड़े से नहीं निकल रही है, चमड़े की पट्टी के ऊपर
छोटे छोटे घुंघरू बांधे जाते हैं, उस घुंघरू से ध्वनि निकलती है और फिर जो है आप पावों में जो है पहनते हैं, ठीक है, घुंघरू सेट पहनते हैं, ठीक है। तो वो जो है रमझोल है। इसी तरीके से खड़ताल, खड़ताल देखिए ये बहुत ही चिकने एकदम पतले टुकड़े होते हैं, एक हाथ में दो पट्टियां होती है, फिर दूसरे हाथ में दो पट्टियां होती है, चार पट्टियां होती है दोनों हाथों में। मांगनिया जाति के लोग जो है मरु प्रदेश में इसका उपयोग करते हैं। और सद्दिक खां मांगनियार साहब जो हैं ये खड़ताल के बहुत बड़े कलाकार माने गए हैं। सद्दिक खां मांगनियार, तो ये थे राजस्थान के घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र का मतलब ये था कि ऐसे वाद्य यंत्र जिनको आपस में पीटने से ध्वनि उत्पन्न होती है, लेकिन इसमें धातु या लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। ये और धातु या लकड़ी से बने होते हैं, धातु या लकड़ी से। जबकि अवनद वाद्य यंत्र वे जिनको पीटने से ध्वनि निकलती है, लेकिन ये चमड़े से अधिकतर बने होते हैं। घन वाद्य यंत्र में हमने कवर किया पहले मंजीरा, मंजीरा के बाद में हमने झांझ कवर किया, झांझ के बाद हमने करताल कवर किया, करताल के बाद हमने चिमटा कवर किया, चिमटा के बाद हमने भरनी कवर किया, भरनी के बाद हमने झालर कवर किया, झालर के बाद रमजोर और खड़ताल हमने कवर किया। ये राजस्थान के लोक वाद्य थे जिनको हमने कवर किए। अब एक 5 मिनट का ब्रेक रखते हैं और मैं आपको बता दूं कि ये जो क्लासेस हैं वो एक्चुअल में लाइव क्लासेस नहीं है, रिकॉर्डेड क्लासेस है। तो मैं आपके कमेंट नहीं जो है शो कर देख नहीं पा रहा हूँ। तो 5 मिनट्स में पानी पी लेते हैं, फिर वापस जो है बैक टू वर्क आते हैं, ठीक है। राजस्थान की संगीत जीवी जातियों को कवर करते हैं।
हमारी संगीत जीवी राजस्थान की संगीत जीवी जातियों को कवर कर रहे हैं, ठीक है। एक एक कर इस टॉपिक को आगे बढ़ रहे हैं। चलिए देखिए, लाइव क्लास नहीं है तो रिकॉर्डेड क्लास है, तो मैं आपके जो भी सवाल है उन सवालों का जवाब लाइव तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन बाद में आपके जो भी डाउट है तो मेरी और क्लासेज होती है उसमें आप पूछ सकते हैं, ठीक है। राजस्थान की संगीत जीवी जाति, चलो इसकी तरफ आगे बढ़े। तो देखिए, राजस्थान में कुछ ऐसे जातियां हैं जिनका संगीत से संबंध है और वही आजकल उनका लगभग पेशा बना हुआ है, उससे उनकी आजीविका आमदनी जो है वही उनका व्यवसाय है, ठीक है। एक है जैसे कलावंत। कलावंत जो है ये तानसेन वंश से अपना रिश्ता जोड़ते हैं और जयपुर का डागर घराना जो है वो कलावंतों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। कव्वाल, कव्वाल इनकी उत्पत्ति कलावंतों से मानी गई है, कलावंत से ही जो है कव्वाल की उत्पत्ति मानी गई है, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। ढाडी जो है ये पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर बीकानेर वाला जो रीजन है, बीकानेर बाड़मेर यहाँ पर। और ढाडी जाति के लोग जो है ये सारंगी और रबाब का उपयोग करते हैं। ढोला और मारवणी लोकगीत जो है ये ढाडी जाति के लोग ही जगाते हैं विशेष रूप से, जिसमें ढोला और मारवणी की प्रेम कथा का भी उल्लेख है, ये भी जरूर ध्यान में रखिएगा। आगे मिरासी। देखिए, मिरासी ये मुसलमानों की एक जाति है जो सारंगी वादन को उपयोग करती है। जोधपुर और नागौर में इसका निवास स्थान है और राजस्थान की एक संगीत जीवी जाति है मिरासी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ही एक मांगणियार जाति है। मांगणियार हमारे पश्चिमी राजस्थान में है, ये हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों को मानती है और ये कमाईचा और खड़ताल में बड़ी जो है निपुण मानी गई। कमाईचा और खड़ताल मांगणियार से जुड़ा हुआ है, ये भी जरूर ध्यान में रखिएगा। सद्दीक खां मांगणियार खड़ताल की, जैसे हमने बात की, सद्दीक खां मांगणियार खड़ताल के बहुत बड़े कलाकार माने गए हैं, ये भी जरूर ध्यान में रखिएगा। आगे भाट। भाट वैसे तो संगीत जीवी जातियों में ऐसे शामिल किया जाता है कि ये यजमानों की वंशावलियां लिखने का काम करती है भाट, ठीक है। कौन किसका पुत्र था, उसके दादा कौन थे, उसके नाना ननियाल वगैरह सब कुछ जो है वो भाट जाति जो है अपना एक चौपड़ा जो है रजिस्टर करते थे। वैसे वर्तमान में ढोली देखिए, ढोल बजाने में बड़ी निपुण है। जालोर का ढोल नृत्य बड़ा फेमस है और ये ढोली जो है ये इनका जीवन जो है वो इसी संगीत के इस वाद्य यंत्र ढोल से ही जुड़ा हुआ है। वैसे लंगा देखिए, लंगा पश्चिमी राजस्थान में निवास करते हैं और कमाईचा और सारंगी का उपयोग करते हैं, ठीक है। मांगणियार जो है वो कमाईचा और खड़ताल का उपयोग करते हैं। लंगा कमाईचा के साथ में कमाईचा के साथ सारंगी का उपयोग करते हैं। बाड़मेर का बड़बना गांव जो है वो लंगा गायकों का जो है एक बहुत बड़ा गढ़ माना जाता है, बाड़मेर का बड़बना गांव, तो ये भी जरूर ध्यान में रखिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखें तो पातुर ये जो है नाचने गाने का पेशा रखने वाली जाति है जो जोधपुर और पाली क्षेत्र में निवास करती है। पातुर कामड़ रामदेव जी से ही इनका उद्भव माना गया है और जोधपुर, डिडवाना और पोखरण में विशेष रूप से ये इनका निवास स्थान है। बाबा रामदेव जी के मंदिर में जो है 13 ताली जो लोक नृत्य किया जाता है वो कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। अन्य जातियों की बात करें कुछ तो राजस्थान की संगीत जीवी जातियों में कालबेलिया है, जोगी है, सरगड़ा है, भोपा है और रावल है। ये कुछ अन्य राजस्थान की संगीत जीवी जातियां हैं। तो कौन कौन सी देखिए, हमने वापस बता देते हैं। कलावंत, कव्वाल, ढाडी, मिरासी, मांगणियार, भाट, ढोली, लंगा, पातुर, कामड़, कालबेलिया, जोगी, सरगड़ा, भोपा और रावल, ये राजस्थान की संगीत जीवी जातियां मानी जाती है। आगे राजस्थान के संगीत घराने, जिससे भी कई बार सवाल पूछे गए हैं। ये संगीत घराने ऐसे हैं जो थोड़े क्या लगभग ये क्लासिकल सिंगिंग से जुड़े हुए, शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए, ठीक है। शास्त्रीय जो है संगीत से जुड़े हुए हैं। लोक संगीत से इनका थोड़ा कम लेना देना है। लोक संगीत की जैसे बात की हमने, ठीक है। तो संगीत घरानों की बात करें तो देखिए, एक जयपुर घराना है, जैसे सवाल पूछे जाते हैं उसी तरीके से हम पढ़ेंगे। जयपुर घराना है, ख्याल शैली का घराना है और मनरंग साहब, जिनका मनरंग भूपत खान साहब एक ही नाम है, ये जयपुर घराने के बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं, बहुत बड़े कलाकार माने जाते हैं। मनरंग भूपत खान, ख्याल शैली जो है ये मानी जाती है। पटियाला घराना, ये जयपुर घराने की उप शाखा है पटियाला घराना, और इनमें जो है आप देखिए फतेह अली और अली बख्श साहब जो है ये बड़े कलाकार माने गए हैं। पाकिस्तान की गजल कलाकार जो गुलाम अली साहब है, गुलाम अली साहब जो है ये पटियाला घराने से ही संबंधित है, ठीक है। पटियाला घराने से ही संबंधित है। तो ये पटियाला जयपुर घराने की उप शाखा है, जयपुर घराने की उप शाखा है। फतेह अली या अली बख्श जो है, फतेह अली बख्श जो है ये इस घराने के बड़े कलाकार माने गए और पाकिस्तान की गजल कलाकार गुलाम अली साहब जो है उनका संबंध पटियाला घराने से ही है। आगे देखिए, बिनकर घराना या बिनकार घराना भी कहते हैं, इसका संबंध भी जयपुर से है और रज्जब अली खान बिनकर,
इनके नाम से ही देखिए घराने का नाम है, संगीत का घराना है, ठीक है। और जयपुर के महाराजा राम सिंह जी के दरबार में ये थे, रज्जब अली खान बिनकर, इनसे बिनकर घराने की जो है उद्भव हुआ है। आगे चले मेवाती घराना। मेवाती घराना उस्ताद गग्गे नजीर खान साहब जो है ये मेवाती घराना के प्रवर्तक माने जाते हैं। और पंडित जसराज जी जो आधुनिक काल के एक बड़े गायक थे, वो जो है वो मेवाती घराने से ही संबंधित है, ठीक है। उस्ताद गग्गे नजीर खान, पंडित जसराज जी का संबंध मेवाती घराने से। सैनिया घराना ये भी जयपुर से है। और तानसेन के पुत्र सूरत सेन का संबंध जो है वो सैनिया घराने से माना जाता है। और ध्रुपद की गौहर वाणी और खंडार वाणी जो है ये सैनिया घराने से ही संबंधित है, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। आगे है रंगीला घराना, इसका संबंध जो है ये जोधपुर से है। और जोधपुर के रमजान खान मियाँ रंगीले जो है, इससे रंगीला घराने की शुरुआत मानी जाती है। और जोधपुर के गायक ये इमाम बख्श के शिष्य थे। ऐसा ये घराना है किराना घराना, जिसके प्रवर्तक माने जाते हैं बंदे अली खान साहब, ठीक है। तो ये राजस्थान के कुछ घराने हैं संगीत के, जो शास्त्रीय शैली जो है गायन की उससे जुड़े हुए हैं। जयपुर घराना, पटियाला घराना, बिनकार घराना, मेवाती घराना, सैनिया घराना, रंगीला घराना और किराना घराना। तो ये भी प्रीलिम्स में आमतौर पर इसे ध्यान में रखिएगा, आपसे प्रीलिम्स में सवाल पूछा जा सकता है। आगे घरानों की बात की तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की लोक गायन की कुछ शैलियां हैं। ये जो लोक वादन तो किया गया था, इसमें कुछ लोक गायन की ऐसी स्टाइल, जैसे वो शास्त्रीय गायन की शैलियां थी, ये शास्त्रीय गायन की शैलियां है जो राजस्थान में है, ठीक है। जयपुर घराना, पटियाला घराना, बिनकार घराना, मेवाती घराना, सैनिया घराना, रंगीला घराना और किराना घराना, ये राजस्थान की शास्त्रीय शैलियां है गीतों की। ऐसे ही राजस्थान की लोक गायन की शैलियां है, जिसमें क्लासिकल तो आपको बहुत कम दिखाई देगा, लेकिन लोगों से जैसे निकली आगे, जैसे मांड गायिका, ठीक है, मांड गायिका, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए मांड गायिका, वैसे ये मांड कलाकार जो है, जिसे विशेष रूप से जैसलमेर, जिसको पहले मांड के नाम से भी जाना जाता था, तो यहां पर जो पहले गायकी, जो गाना गाया जाता था, वहीं से इस क्षेत्र से जो है मांड गायिका का उद्भव हुआ है। मांड गायिका मानी जाती है। श्रृंगार रस की गायन में श्रृंगार रस की बड़ी जो है आप देखिए प्रधानता है। इसके भी कई रूप हैं, जैसे जैसलमेरी मांड गायिका, जोधपुरी, बीकानेरी, जयपुरी, ठीक है। अब इसमें जो कलाकारों की बात आती है, पहले तो ये ध्यान में रखना कि पश्चिमी राजस्थान की है, ठीक है, पश्चिमी राजस्थान की है, रेगिस्तानी क्षेत्र की पश्चिमी है। तो बीकानेर की गौरी देवी बड़ी फेमस है। गौरी देवी पाली की, ये भी मांड गायिका कलाकार है। अल्ला जिला बाई जो है बीकानेर की है। मांगी बाई उदयपुर से है। जमीला बानो जोधपुर से है। और बंदो बेगम जयपुर से है। ये सभी जो है क्या है, मांड गायिका है, ठीक है, मांड गायिका के कलाकार है। गौरी देवी, ठीक है, गौरी देवी बीकानेर, गौरी देवी पाली, अल्लाह जिलाई बाई बीकानेर, मांगी बाई उदयपुर, जमीला बानो जोधपुर और बन्नो बेगम जयपुर, ठीक है। लास्ट टाइम आरएस प्री 2018 में सवाल पूछा गया कि गौरी देवी का संबंध राजस्थान की किस लोक गायन शैली से है, कि किस लोक गायन, ये प्री में आया था, आरएस प्री 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये है गौरी देवी का संबंध जो है ये मांड गायिका से है, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं मांगड़ियार गायकी। देखिए मांगड़ियार गायकी ये भी जो है राजस्थान के पश्चिमी भाग में आपको दिखाई देंगे। मांगड़ियार यजमानों के यहाँ जो है शादी वगैरह के अवसर वगैरह होते थे, तो उसमें मांगड़ियार जो लोग हैं ये बहुत जाते हैं। मांगड़ियार जो है हिंदू और मुस्लिम धर्म दोनों को ये मानते हैं, ठीक है, हिंदू और मुस्लिम धर्म अच्छा है, अच्छी बात है, सांप्रदायिक सद्भाव, कोई झगड़ा डंडा नहीं, ठीक है। अगर पॉलिटिशियन आके यहाँ पर हिंदू धर्म के आधार पर वोट मांगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, मुस्लिम आधार पर वोट मांगे तो भी कोई दिक्कत, एक को भड़काए तो बोले दूसरे भी हम ही है, दूसरे को भड़काए तो पहले भी हम ही है। मांगड़ियार जाति के लोग हैं। जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर में विशेष रूप से ये रहते हैं। मांगलिक अवसर पर जो है ये गीत गाते हैं। कमाईचा और खड़ताल का विशेष रूप से उपयोग करते हैं। प्रमुख कलाकारों की बात करें तो साफर खां मांगड़ियार, गफूर का मांगड़ियार, ये तो नाम आएगा तो पीछे मांगड़ियार लिखा होगा तब तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। केवल इतना पूछे प्रीलिम्स में कि साफर खां, गफूर खां, रुकमा देवी, अकला देवी,
इन चारों का संबंध जो है ये मांगणियार गायकी से, ठीक है। साफर खां, गफूर खां, रुकमा देवी और अकला देवी, ठीक है। साफर खां, गफूर खां, रुकमा देवी और अकला देवी का संबंध जो है ये मांगणियार गायकी से है, ये जरूर ध्यान में रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। आगे इसी तरीके से लंका गायकी, देखिए लंका गायकी भी हमारे जो है राजस्थान के पश्चिमी भाग में, ठीक है, पश्चिमी भाग में यह है मांगलिक अवसरों पर गाई जाने वाली शैली। इसमें प्रमुख वाद्य यंत्र जो है सारंगी और कमायछा का उपयोग किया जाता है। और लंका गायकी के जो कलाकार है उनके सबके पीछे पीछे लंका लगता है, छोटा नाम हो या बड़ा तो आमतौर पर इससे जो पहचान में आ जाता है, ठीक है। आगे तालबंदी, देखिए ये राजस्थान की एक लोक गायन शैली है जिसका संबंध पूर्वी भाग से है, बाकी तीनों पश्चिमी थी, ठीक है। तालबंदी भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, ये भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर जो है इसका संबंध आप देखोगे तो ये राजस्थान के पूर्वी भाग से इसका संबंध है। बाकी सभी जो लोक गायन की शैली आप देखिए, जैसे मांड गायकी पूर्वी भाग में, मांगणियार गायकी मांड गायकी पश्चिमी भाग में, मांगणियार गायकी पश्चिमी भाग में, लंगा पश्चिमी भाग में, लेकिन तालबंदी जो है ये पूर्वी भाग में है। इसमें प्राचीन कवियों की पदावलियों को जो है समूह के रूप में गाया जाता है लंगा में, ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। तो ये हमने बात की राजस्थान के लोक गायन शैलियों की बात की। आगे बढ़ते हैं राजस्थान के लोक गीतों की तरफ, जो कहीं पर पुस्तकों में लिखे हुए नहीं है लेकिन लोगों की बोलचाल में जो है, लोगों के जो है उनकी जीवन के साथ में, उनकी संस्कृति के साथ में आगे बढ़े हैं, ठीक है। शादी के समय गाए जाने वाले गीत हमेशा कभी भी महिलाओं से आप गवा लो, गा लेगी, उनको याद रहते हैं, बचपन से ही जो है साथ साथ में गाए जाते हैं। एक चीज देखिए कि ये जो क्लास है ये रिकॉर्डेड है, ठीक है, तो आई एम नॉट एबल टू कमेंट यू, ठीक है, मैं कुछ भी आपसे जो रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये रिकॉर्डेड है। लोकगीत, चलिए एक एक कर शुरुआत करते हैं। राजस्थान के लोकगीतों की बात करें तो सबसे पहले मरु क्षेत्र में चले तो मूमल जैसलमेर में गाया जाता है, क्योंकि जैसलमेर की राजकुमारी है लोद्रवा की मूमल, लोद्रवा की राजकुमारी है मूमल। और ये महेंद्र है, महेंद्र उस समय हम देखें तो वर्तमान में तो पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, वहां की उमरकोट या कहाँ के कोई राजा है महेंद्र और मूमल, ठीक है। महेंद्र जो है वो शिकार करने के लिए आए हैं, एक रेगिस्तान में बहुत बड़ा जो है एक दुर्ग है, और वहां पर जब वो अंदर गए तो मूमल ने उनको पहली बार देखा। फिर इसी तरीके से एक प्रेम कहानी है, ठीक है, महेंद्र और मूमल की, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। लोकगीत, लोकगीत मूमल लोकगीत गाया जाता है। फिर आजकल तो इसको नए वर्जन में भी प्रस्तुत किया गया है, तो लोगों को खूब पसंद आ रहा है मूमल, ठीक है, लोकगीत। ढोला मारू, ढोला मारू भी आप देखिए कि ये ढोला और मारवणी की प्रेम कथा है, जिसमें ढाडी जाति के लोग जो है वो सिरोही, जैसलमेर और बाड़मेर में जो है इसको गाया जाता है। नरवर के राजकुमार है ढोला और पुगल की राजकुमारी है मारवणी, पुगल बीकानेर, मारवणी। बचपन में दोनों की शादी हो जाती है पुष्कर में। कैसे होती है ये, नरवर यानी कि अभी वर्तमान का ग्वालियर माना जाता है कि पुष्कर पवित्र झील है, तो नरवर के ठाकुर साहब जो है वो अपने बेटे, छोटे बेटे ढोला के साथ में जो है वो पुष्कर आए हैं। उसी समय पुगल की जो महारानी है, रानी है, ठीक है, मारवाड़ी, वो अपने माता पिता के साथ पुष्कर आई है। फिर उनका जो है मेल मिलाप हुआ, फिर शादी हो गई। लेकिन ढोला को बताया नहीं जाता है कि भाई उसकी जो है बचपन में शादी होगी। फिर ढोला जब बड़ा हो जाता है तो उसकी शादी जो है किसी दूसरे महिला के साथ कर दी जाती है। जब उसको पता लगता है कि उसकी शादी हो गई थी तो वो मारवाड़ी की जो है, मारवाड़ी को खोजने के लिए जब बीकानेर क्षेत्र में पुगल में आता है, वो उससे मिलता है, वापस लेके जाते होता है। लेकिन जो है सांप के डसने से जो है पुगल की जो है मृत्यु हो जाती है। तो इसी बेस पर एक कहानी है पूरी, ठीक है, विरह प्रेम कहानी है। और ये गीत जो है ये ढोला मारू, इसमें इसी गीत को जो है गाया जाता है। ढाडी जाति के लोग जो है ढोला मारू गीत को जो है इसका जो है उसको बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए फतेहमल, ठीक है, ऐसा एक लोकगीत है जिसका क्या नाम है, फतेहमल। फतेहमल लोकगीत जो है ये हाड़ौती के राव फतेहमल और उसकी टोडा रानी की प्रेम कहानी है। टोडा की रहने वाली जो उनकी रानी है, इनकी प्रेम कहानी का वर्णन है फतेहमल में, ठीक है। तो ये भी गीत है, फतेहमल लोकगीत है जो हाड़ौती क्षेत्र में गाया जाता है, हाड़ौती क्षेत्र में। आगे देखिए कुछ ऐसे गीत जो विवाह से संबंधित गीत हैं, जिनको राजस्थान में आज भी किसी भी क्षेत्र में लगभग विवाह होता है तो गाए जाते हैं, ठीक है, गाए जाते हैं। जैसे एक है पावना। पावना, पावना क्या होता है कि नए दामाद के ससुराल के आने पर पावना गीत गाए जाते हैं, पधारा है पावना। ऐसे ही है विवाह के अवसर पर कामण। कामण में क्या होता है कि विवाह के अवसर पर जो हल्दी वगैरह लगाई जाती है,
तो आमतौर पर जब हल्दी लगाई जाती है तो ये माना जाता है कि जो भूत प्रेत होते हैं, जादू टोना वाले जो है, उनका जो है कोई अ, किसी प्रकार का कोई प्रभाव ना हो, तो उसको कम करने के लिए, जादू टोने से बचाने के लिए, वर को जादू टोने से बचाने के लिए जो है कामड़ जो है गीत गाए जाते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है दुपट्टा। दुपट्टा जो है दुल्हन की सालियों द्वारा जो है ये गीत गाया जाता है विवाह के अवसर पर, ये भी जरूर ध्यान में रखिएगा। दुल्हे की, ठीक है, दुल्हन की नहीं, दुल्हे की। जलो व जलाल, जलो व जलाल ये होता है कि जब बारात जो होती है वो आती है गांव के चौटे के पास में, जब उनको बिठा दिया जाता है, ठीक है, बारात में दूल्हे साहब जब खटिया वटिया पर बैठे हैं, तो दुल्हन पक्ष वाले जो होते हैं घर वाले, वो फिर दूल्हे को देखने के लिए आते हैं कि दूल्हे साहब कैसे। तो महिलाएं जो है वो चौटे पर आती है देखने के लिए कि मैं तो, ये डेरा होता है दूल्हे का डेरा, तो उनका डेरा देखने के लिए आती है। जलो, जो कहते हैं ना, मैं तो तेरा डेरा निखरे नहीं मोरा, जलो व जलाल, ठीक है। तो वधु के घर से महिलाएं बारात देखने के समय जब आती है तो वो जलो व जलाल लोकगीतों का उपयोग करती है, ठीक है, जलो व जलाल लोकगीत का उपयोग करती है। घोड़ी, लड़के के विवाह पर जो है, बस घोड़ी ये एक विवाह गीत है, ऐसा सवाल पूछा जाएगा। ऐसे बना बनी, बना बनी जो है ये भी विवाह पर गाया जाता है। और एक है फतसड़ा। फतसड़ा जो है विवाह के अवसर पर अतिथियों के आगमन पर यह गीत गाया जाता है। तो ये विवाह से संबंधित लोकगीत है। एक है मोरिया थाई रे थाई, ये ग्रासिया जातियों में दूल्हे की प्रशंसा, विवाह से संबंधित है, दूल्हे की प्रशंसा से संबंधित ही जो है ये गीत है, मोरिया थाई रे थाई। तो ये राजस्थान के लोकगीत जो है ये जो विवाह से संबंधित है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखने चाहिए। आरएस मेंस में भी पूछ रहे कि राजस्थान के विवाह से संबंधित लोकगीतों को, लोग किन्हीं 5 लोकगीतों का उल्लेख करें, या ऐसे लिख ले। तो या फिर ऐसा सवाल आया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकगीत प्री में, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकगीत विवाह से संबंधित है। इस तरीके से भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है, संबंधित है, तो आप ये जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये कौन कौन से देखिए, पावना है, कामण है, दुपट्टा है, जलो एवं जलाल है, घोड़ी है, बना बनी है, और फतसड़ा जो है ये विवाह से संबंधित लोकगीत है। और मोरिया थाई रहते, ठीक है, मोरिया थाई रहते। आगे बढ़ते हैं। अगले लोकगीत जो है वो बच्चे के जन्म से संबंधित, ठीक है, ऐसे लोकगीत जो बच्चे के जन्म से संबंधित है। राजस्थान में जब बच्चे का जन्म होता है तो इन लोकगीतों का उपयोग किया जाता है। मैं आपको फिर बता दूं कि ये जो क्लासेस हैं, ये क्लासेस हैं हमारी रिकॉर्डेड क्लास है, तो इसमें मैं ऑनलाइन आपको जो है रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, एक जैसे जच्चा, जच्चा जिसे होलर गीत भी कहा जाता है, बच्चे के जन्म पर जो है, बच्चे के जन्म पर जो महिला नवजात शिशु को जन्म देती है उसको कहते हैं जच्चा स्त्री, जच्चा स्त्री। और इसको आप देखिए पोमचा उड़ाया जाता है, जो जयपुर का बड़ा फेमस है, एक ओढ़नी है पोमचा ना, बड़ा फेमस है। तो ये जरूर ध्यान में रखिए, जच्चा एक होलर गीत है जो बच्चे के जन्म पर, किसके, बच्चे के जन्म पर जो है, आप देखिए कि बच्चे के जन्म पर ये गाया जाता है। ऐसे ही आप हालरिया, हालरिया भी है, बच्चे के जन्म पर गाया जाता है। जैसलमेर में हालरिया के कई नाम है, जैसे जैसलमेर में बच्चे का जन्म होता है तो दाई भी गाया जाता है, हालरो गोरा भी गाया जाता है, धतुरी भी, खांकलो भी, ये सभी लोकगीत है, ठीक है, जो बच्चे के जन्म पर गाए जाते हैं। विशेष रूप से जैसलमेर के तो दाई, हाल रो गोरा, धतूरी और खांखड़ो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी जरूर ध्यान में रखिएगा। तो बच्चे के जन्म से संबंधित कौन कौन से लोकगीत है, तो जच्छा है, हालरिया है, दाई, हाल गोरा, धतूरी और खांखड़ो, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। कुछ ऐसे लोकगीत जो धार्मिक या किसी त्योहार से संबंधित है, या तो किसी लोक देवी या देवता से जुड़े हुए हैं, या जब राजस्थान में कोई त्योहार मनाया जाता है तो उस त्योहार के समय जो है ये गाए जाते हैं। जैसे तेजा गीत, लोक देवता तेजा जी की आराधना में खेती शुरू करने से पहले, फसल उगाने से पहले तेजा गीत गाए जाते हैं। हल और हाली की रक्षा हो, सांप सर्प दंश वगैरह जो है उस, जो है उसको काटे नहीं, ठीक है। वैसे घूमर, घूमर एक राजसी नृत्य भी है, और उस समय जो गीत गाया जाता है उसको घूमर लोक गीत कहते हैं। नृत्य भी किया जाता है तो उसको भी घूमर जो है नृत्य कहते हैं। और लहंगे की घूम को, लहंगे की घूम को जो है, घूम को से जो ये शब्द बना है घूमर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। गणगौर और तीज पर यह विशेष रूप से किया जाता है, ठीक है। तो घूमर एक लोकगीत है। ऐसे एक हरजस,
हरजस ही ये सगुण भक्ति लोकगीत है जो भगवान राम और कृष्ण की भक्ति में किया जाता है। ठीक है, भगवान राम और कृष्ण की भक्ति में सगुण भक्ति लोकगीत है हरजस। ठीक है, ये भी जरूर ध्यान में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा पूछ लेंगे कि हरजस हरजस लोकगीत है, कैसे पूछेंगे, हरजस लोकगीत है। ऑप्शन ए बच्चे के जन्म से संबंधित, जन्म से संबंधित। ऑप्शन बी विवाह से संबंधित। ऑप्शन सी दे देंगे कि ऑप्शन सी जो है वो देंगे कि जैसे ऑप्शन सी में दे देंगे जैसे सपोज कीजिए बच्चे के जन्म से विवाह से संबंधित, या दे देंगे कि मृत्यु से संबंधित। और ऑप्शन डी दे देंगे धार्मिक त्योहार से संबंधित, या राम या कृष्ण की भक्ति से संबंधित। तो धर्म, राम और कृष्ण। ठीक है, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। आगे लांगुरिया, देखिए ये भी एक धार्मिक लोकगीत है जो करौली की केला देवी के सामने जो हनुमान जी का मंदिर है, जिसको लांगुरिया हनुमान जी मंदिर भी कहते हैं, तो उनकी आराधना में यहाँ पर मेला भरता है, लक्खी मेला। ठीक है, लक्खी मेला जो है करौली में भरता है, तो वहीं पर इसी समय जो है लांगुरिया लोकगीत गाए जाते हैं। अगला है हिंडो और हिंडोलिया। देखिए ये कैसा है, सामाजिक है, त्योहार के समय श्रावण मास में ये जो है, आप देखिए श्रावण मास की जो तीज है, श्रावण मास की तीज में जब महिला व्रत रखती है तो उसमें महिलाएं झूला झूलने के लिए जो है वो एक जैसे पेड़ होता है, पेड़ के नीचे जो आप देखिए कि वो जो झूला झूला बांधती हैं और फिर उस पर जो है बैठ कर जो है वो जो है झूले का जो है वो मजा लेती है। ठीक है ना, तो वो जो है श्रावण मास में तीज के समय जो है महिलाएं झूला झूलते समय हिंडो और हिंडोलिया लोकगीत गाती है, त्योहार में गाया जाता है। ऐसे गुडला, गुडला जोधपुर में है। होली के बाद में जो गुडला त्योहार, जो आप देखिए गुडला, गुडला क्या होता है, आपने नाम सुना होगा, गुडला मटकी जो होती है, मटकी, छिद्रित मटकी में जो है दीपक रखा जाता है, और राव सातल, जोधपुर के शासक राव सातल की याद में जो है ये गुडला लोक डांस किया जाता है मटकी को सर पर रखकर। तो उसी समय जो गीत गाया जाता है वो गुडला गीत होता है, और नृत्य किया जाता है वही गुडला लोक नृत्य होता है। ठीक है, ये भी जरूर ध्यान में रखिएगा। आगे कुछ ऐसे लोक नृत्य जो समाज से जुड़े हुए हैं, सामाजिक है, न धार्मिक है न त्योहार है, समाज से जुड़े हुए लोकगीत है। ठीक है, समाज के लोगों के जीवन के अपने कुछ कार्य है उनसे निकले हैं। जैसे जैसे आप देखिए काजलियो। ठीक है, काजल को संबोधित संगारिक लोकगीत है, समाज में महिलाओं का एक संगारिक लोकगीत है। चंगवाद्य यंत्र इसमें बजाया जाता है काजलियो जब लोकगीत गाया जाता है तो। ठीक है, सामाजिक लोक नृत्य है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसा है, सामाजिक लोक नृत्य। आगे इसी तरीके से देखिए पनिहारी, पानी नई एकदम विवाहित दुल्हन है, पानी भरने के लिए जा रही है, तो उसमें पानी भरने के लिए जा रहे हैं, तो उसमें आमतौर पर ये है कि जो वो पहली बार, तो उसमें देखने वाले लोग ज्यादा होते हैं उनको कि पहली बार शादी उनकी हुई है, तो उसमें उनसे पतिव्रता धर्म अटल रखने का संदेश दिया जाता है कि जो भी लोग देखने आए आप अपने पति के प्रति अड़िग रखें। ये है तो पनियारी लोग की, तो पानी भरते भरते गाते वक्त जो है इसको गाया जाता है पनियारी को। ऐसा है इंडोनी, इंडोनी जो है पानी जब मटकी रखी जाती है, मटकी के सर के ऊपर मटकी रखी जाती है, बीच में जो इंडोनी रखी जाती है, तो इंडोनी को संबोधित ये लोकगीत है। ठीक है, हमारे 1.25 लाख लोम गम गई इंडोनी जैसे गाया जाता है, तो पानी भरते वक्त जो है ये सामाजिक लोकगीत है। ऐसे सीठड़े, ये राजस्थान के गाली गीत है। आपको एक ऐसा शब्द मिलेगा जिसमें गाली का, ठीक है, भील जाति के लोग इसका खूब उपयोग करते हैं, भील जाति के लोग, सीठड़े। ठीक है, और होली में खूब गाए जाते हैं सीठड़े, होली में। ठीक है, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। राजस्थान के एकमात्र गाली गीत सीठड़े। ऐसे है बदावा गीत, बदावा गीत है ये घर में कोई भी शुभ कार्य करो, सामाजिक कोई भी शुभ कार्य करो तो उसमें बदावा गीत जो है वो किए जाते हैं। हमसीडो, हमसीडो ये भील जाति में प्रचलित है। हमसीडो, हमसीडो और भील जाति में, और स्त्री और पुरुष दोनों साथ में गाते हैं। पुरुष जो है वो दोनों साथ में गाते हैं, ये ध्यान में रखना। हमसीडो भीलों में प्रचलित है। ठीक है, भीलों में। आगे आप देखो, आगे और देखो तो पंचीड़ा, पंचीड़ा पक्षी है। ठीक है, उसको संबोधित है हाड़ौती और ढूंढाड़ क्षेत्र में मेलों के अवसर पर गाया जाता है। एक सामाजिक पर्व है मेला। ठीक है, सामाजिक त्योहार है। ठीक है, मेलों के अवसर पर हाड़ौती और ढूंढाड़ी क्षेत्र में। आगे देखो जीरा, जीरा समाज का एक दुखदाई गीत है।
समाज का एक दुखदाई गीत है। और जीरा, आमतौर पर जीरे की खेती जो होती है, जब अच्छा जीरा हो जाता है तो उसकी पैदावार भी बड़ी अच्छी हो जाती है, तो वो व्यक्ति जो है पैसे वाला भी बन जाता है। लेकिन जीरा जब, क्योंकि जीरे में लागत ज्यादा आती है, तो जीरे में अगर लागत ज्यादा आती है तो जीरा उगने के बाद में जब पैदा अगर ज्यादा हो तो उससे पैसा भी ज्यादा मिलता है। लेकिन अगर वो लागत ज्यादा आ गई और अगर खराब हो गया तो फिर बड़ी दुविधा होती है एक परिवार के लिए। तो एक दुखदाई गीत है समाज का कि, और जो पत्नी है वो अपने पति से कहती है कि जीरा मत बोए, ठीक है, क्योंकि नुकसान हो गया तो कहीं के नहीं रहेंगे। ऐसा ही एक चिरमी है, समाज का गीत है चिरमी। देखिए, बाल वधू है और अपने ससुराल में है, और उनके जो है भाई और पिता उनको लेने आने वाले हैं, तो बाल वधू द्वारा चिरमी पौधे को समर्पित है। चिरमी पौधे को समर्पित ये लोकगीत है, जिसमें अपने इस पौधे को, जैसे वो आ रहे हैं, वो वेट कर रही है, तो टाइम कैसे निकले, देखो कितनी अच्छी बात है। आजकल तो व्हाट्सएप है, फेसबुक है, टाइम निकल जाता है, आईपीएल है, ठीक है, जैसे वो क्या कहेंगे, बिग बॉस वगैरह है, कई सारी चीजें। तो उस समय तो लोग समाज से ही, अपने आसपास के वातावरण से ही जो है अपना मनोरंजन करते थे। तो वेट कर रही है, तो फिर चिरमी पौधे के पास में जाकर वो गीत गाती है, उसमें भाई और अपने पिता की प्रतीक्षा का संबोधन है, ठीक है, चिरमी। ऐसे ये गोरबंद, देखिए गोरबंद ऊंट के जो गले में जो आभूषण पहनाया जाता है, ये गोरबंद है, गोरबंद नखरा लो, ठीक है। और मरुस्थलीय व शेखावटी क्षेत्र में प्रचलित है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ही बंजारा, ठीक है, बंजारा ये है बंजारा, और ये है बिनजारा। बिनजारा ये एक प्रश्नोत्तर परक गीत है, जिस गीत में पत्नी पति को व्यापार हेतु प्रदेश जाने की प्रेरणा देती है कि जाइए। पत्नी कह रही है कि आप जाइए, आप जो है कहाँ जाइए, तो आप जो है कहाँ गया था सलमान खान, वो टाइगर और शेरा के गाने, वो जो है क्यूबा, क्यूबा हवाना जाए, और हवाना जाकर जो है क्यूबा हवाना जाकर वह पेंटिंग करे, पेंटिंग बेच के आओ और पैसे ला के मुझे दो, आई एम वेटिंग फॉर यू, फिर मैं आपका जो इंतजार करूंगी, खाना वगैरह बनेगा, ठीक है। तो बिंजारा एक प्रश्न पूरक गीत है, जिसमें पत्नी जो है पति को व्यापार करने के लिए जाने हेतु प्रेरणा देती है कि घर में बैठे बैठे एकदम निठल्ले हो गए, जाओ थोड़ा काम वाम करो। ऐसे एक लोकगीत है पीपली, देखो कितना सुंदर है पीपली। ये जो है वर्षा ऋतु में जो है, समाज का है, स्त्रियां वर्षा ऋतु में जो है गाती है। अपने प्रेयसी, जो उनके पति है वो परदेश गए हुए हैं, तीज का त्योहार है, मौसम आ रहा है, तो पति को भी आमंत्रित करती है, याद करती है। पीपल, पीपल पेड़ को संबोधित है पीपली। ऐसे ही कांगसियो, बालों का एक श्रृंगारिक गीत है, श्रृंगार पर्व गीत है। ऐसे ही काजलियो है, 16 श्रृंगारों में से एक काजलियो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। काजलियो आमतौर पर क्या होता है कि भाभी अपने देवर, भाभी व देवर की जब शादी होती है, तो उनके आंख में जो वो क्या कहते हैं कि वो जो काजल लगाने के लिए जाती है, तो उस समय ये गीत गाया जाता है काजलियो, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कुछ ऐसे लोक गीत है राजस्थान के जो विरह गीत है, ठीक है, विरह गीत। विरह गीत का मतलब जैसे याद में, ठीक है, और हमेशा याद के प्रेमी प्रेमिका की याद है, या प्रेमिका प्रेमी की याद है, या पति पत्नी की याद है, वो बाहर गए हुए पति पत्नी, ठीक है। तो उस समय ये प्राचीन कालीन हमारे हैं, बहुत पहले गाए जाते थे ये लोकगीत। आजकल तो बाहर है तो व्हाट्सएप कर लेते हैं कि भाई कहाँ हो, आ जाओ घर पे, ठीक है। लेकिन उस समय तो ये है कि उस समय आप देखोगे तो उस समय तो यही मनोरंजन के साथ, जैसे पपैयो पक्षी को संबोधित, जैसलमेर में एक विरह गीत है, पपैयो पक्षी को संबोधित कर रही है और पत्नी की भाई वो कहाँ है, उनको जाके संदेश भेजो कि वो आ जाए। वैसे जोरावा जैसलमेर में है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट विरह गीत है। कुरजा पक्षी को संबोधित मरु पक्षी में, कुरजा को कहा जाता है गीतों गीतों में कि जाइए उनको संदेश दो कि घर आ जाओ। सुपना है, हिचकी है, आप कहते ना आज हिचकी आ रही तो कोई याद कर रहा है, तो हिचकी एक लोकगीत है राजस्थान का, याद करना। तो आमतौर पर ये कहा जाता है कि तुम्हें कोई चाहने वाला तुम्हारा याद करे, विरह गीत है। सोटिया है, ये भीलों में प्रचलित है, सोटिया, ठीक है। सोटिया जो है ये भीलों में प्रचलित है और भील जनजाति में प्रचलित है। और ये आमतौर पे देखोगे सोटिया, तो ये भीलनी अपने जो है भील, जो उनके पति है, उनको जो है संबोधित करती है। ऐसे ये कागा, कागा पक्षी, कागा पक्षी जो है विरह गीत है। केसरिया बालम एक विरह गीत है। और मोरिया जो है एक, आमतौर पर देखोगे तो एक चीज ध्यान में रखना, जिन भी लोकगीतों में जो है पशु और पक्षियों के नाम आए, पक्षियों के नाम आए, तो वो वीर गीत है, वो जो है वीर गीत है, ठीक है। पक्षियों के नाम आए तो वो है वीर गीत। एक मिनट जरा, एक मिनट, 2 मिनट का टाइम देना।
एक मिनट जरा, हाँ, एक मिनट। सॉरी, वो अर्जेंट कॉल आया था। सॉरी। तो पक्षी पक्षियों के नाम आए ना, तो वो विरह गीत है अधिकतर, ठीक है, विरह गीत है, तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा। ऐसे एक लावणी है, लावणी जिसमें जो है, लावणी का मतलब क्या होता है, बुलाना होता है, ठीक है, बुलाना होता है। तो जैसे लावणियों के कई प्रकार है, मोर ध्वज लावणी, उस्मन लावणी, बरतरी लावणी। नायिका अपने जो है नायक को बुलाती है, ठीक है, मतलब बुलाते हैं, मतलब जाने का नहीं, ठीक है। तो मोर ध्वज है, उस्मन है, बरतरी है, ये लावणियां है, ये भी क्या है, विरह गीतों में शामिल होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये राजस्थान के विरह गीत है, आपको ये ध्यान में रहने चाहिए। अब देखिए, ये थी अब आज की हमारी क्लास। अब इंपॉर्टेंट दो तीन बातें आपको बता दो। देखो, इसी तरीके का मजेदार कंटेंट अन अकेडमी पर पढ़ाया जाता है सभी टीचर द्वारा। अब यह है कि आप किसी भी थ्रू टीचर के थ्रू जुड़ो तो उसमें सभी टीचर्स की क्लासेस मिल जाती है। देखिए, मैं जो है आरएस में पढ़ाता हूँ। आरएस प्री और मेंस का यहाँ पर अन अकेडमी पर आपका कंप्लीट कोर्स होता है, आरएस प्री और मेंस का, ठीक है, प्री और मेंस का कंप्लीट कोर्स होता है। इस आरएस प्री और मेंस का जो कंप्लीट कोर्स होता है, इसमें आप देखिए कि क्लास के बाद में आपको तुरंत ही जो है पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है, पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है। दूसरी बात इसमें यह है, पीडीएफ डाउनलोड करने के साथ दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आपको सभी टीचर्स की क्लासेस मिल जाती है, ऑल टीचर्स क्लासेस। ऐसा नहीं है कि आप किसी टीचर के थ्रू जुड़े तो केवल उनकी क्लास देख सकते हैं, ऐसा नहीं है। दूसरी बात, एक मजेदार चीज देखिए कि अन अकेडमी पर जब आपका एडमिशन होता है ना, तो वो आरपीएससी सेक्शन में होता है। कैसे होता है? आरपीएससी सेक्शन में। और आरपीएससी सेक्शन में जब एडमिशन होता है, मैं आपको बता दूं कि जब आरपीएससी सेक्शन में एडमिशन होता है, तो इसमें एक जो विद्यार्थी है वो एक ही फीस में आरएस का कोर्स देख सकता है, पूरा प्री और मेंस का। एक ही फीस में रीट का कोर्स देख सकता है, एक ही फीस में पटवार का कोर्स देख सकता है, एक ही फीस में पुलिस का कोर्स देख सकता है, ठीक है, इसका। और आरपीएससी के जो भी एग्जाम, इसका मतलब ये नहीं है कि एसीएफ का कोर्स देख सकता है। ये नहीं है कि आपको अलग अलग के लिए अलग अलग, जैसे कई ऐसे कोचिंग क्लासेस जिसमें आप एडमिशन लेते थे एसीएफ के लिए होगा तो केवल एसीएफ की वीडियो देखोगे, ऐसा नहीं है। अन अकेडमी में सबके देख सकते हो। दूसरा, आप सबकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, सभी टीचर्स के वीडियो देख सकते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो है, ठीक है, वीडियो देख सकते हैं। लाइव क्लासेज होती है, लाइव देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर ऐसा नहीं है कि लाइव आप क्लास देखने के और मिस हो गया तो आप जो दोबारा नहीं देख सकते, दोबारा देख सकते हैं, तीसरी बार देख सकते हैं, चौथी बार देख सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको करना क्या होता है, देखिए, इसकी एक तो मैं बता दूं, कंप्लीट जो फीस है वो टाइम के अकॉर्डिंग है। जैसे कोई व्यक्ति 12 महीने के लिए जुड़ना चाहे तो उसकी फीस जो है वो सभी इसकी फीस जो है वो 7,000 रुपये मात्र। अगर कोई 24 महीने के लिए जुड़ना चाहे तो इसकी फीस जो है वो मात्र 8,400 रुपये है, 8,400 रुपीज ऑनली, ठीक है, 400 रुपीज ऑनली। अब इसमें भी नीचे आपको रेफरल कोड मांगा जाएगा, ऐसे गिफ्ट बॉक्स होगा उसमें रेफरल कोड। इस रेफरल कोड में अगर आप पुरोहित 10, मेरा कोड PUROHIT, पुरोहित 10 कोड यूज करते हैं, स्पेस मत देना, और फिर इसको अप्लाई करते हैं तो फीस में 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कैसे? 7,000 की फीस 6,300 रुपये हो जाएगी आपकी, और 8,400 रुपये की 2 साल की फीस हो जाएगी आपकी 7,560 रुपये। कोड कौन सा यूज करना है? कोड यूज करना है ये वाला देखिए, पुरोहित 10, PUROHIT 10। इस कोड को आपको यूज करना है, पुरोहित 10 कोड को। पहली बात तो ये। दूसरी बात देखिए, दूसरी बात यह है कि इसके जुड़ने का तरीका मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आप अपने गूगल प्ले स्टोर में आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, अन अकेडमी लर्निंग ऐप। उसके बाद आपको आरपीएससी पर क्लिक करना है। आरपीएससी पर क्लिक करने के बाद में गेट सब्सक्रिप्शन नाम का बटन आएगा, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ऐसा ऑप्शन खुलेगा, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना, 24 महीना। 12 महीने, 24 महीने से कोई भी क्लिक कर लीजिएगा, कोई भी आपको ठीक लगे। और रेफरल कोड आपसे मांगा जाएगा, उसमें पुरोहित 10 कोड यूज कीजिएगा, फीस में 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आपको ये लेक्चर जो है वो इंजॉयबल रहा होगा। एक चीज और, जो भी स्टूडेंट्स
पुरोहित 10 कोड के थ्रू जुड़ेंगे, इस कोड के थ्रू, तो उनके लिए एनसीईआरटी और बोर्ड की, देखिए पुरोहित 10 कोड के थ्रू जुड़ेंगे तो उनको 10% का डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इसके अलावा उन्हें जो है राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और एनसीईआरटी के जो आरएस मेंस की जो टेस्ट सीरीज है, मेंस की जो चैप्टर वाइज हम करवा रहे हैं, वो बिल्कुल उनके लिए फ्री हो जाएगी। तो बस जुड़ने के बाद में आपको मुझे जो है व्हाट्सएप मैसेज करना है कि सर मैं जुड़ गया हूं, मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और दूसरा, जुड़ने के बाद मुझे कॉल करना है, ताकि कैसे क्लास लेनी है, क्या है, वो सारा जो है हम एक टाइम टेबल बनाएंगे, क्योंकि वहां पर 500 से ज़्यादा टीचर है, ठीक है, उन सब की क्लासेस आपके लिए फ्री हो जाती है। लेकिन आपको आरएस की तैयारी कर रहे हो तो आपको इन टीचर की क्लास देखनी है, रीट के लिए इनकी, पटवार के लिए इनकी, पुलिस के लिए इनकी, ठीक है। तो वो जुड़ने के बाद मुझे कॉल जरूर करें, व्हाट्सएप जरूर करें, ताकि मैं आपको बता पाऊँ, ठीक है। आज की हमारी क्लास में इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ध्यान रखिए अपना और अपने परिवार का। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें।